नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरे साथी हरेंद्र प्रताप सिंह। शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के 2 दिन के दौरे पर है। पहला दिन द्विपक्षीय बैठकों का रहा और अब से थोड़ी ही देर पहले तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री इस समय मौजूद हैं, बैठकों का दौर जारी है। अगले कुछ समय तक आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि हर अपडेट को हम आप तक लेके आएंगे। बिल्कुल, और निश्चित तौर से जिस बात का जिक्र ऋतु ने किया और प्रधानमंत्री के इस पूरे तमाम देशों के दौरे में एक महत्वपूर्ण पड़ाव जब भारत नॉर्डिक देशों के इस तीसरे शिखर सम्मेलन की अब से कुछ देर पहले शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री उस वेन्यू पे पहुंच चुके हैं जहां पे 5 देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ अभी ग्रुप फोटो हमने देखा और बैठकों के दौर की एक तरीके से शुरुआत हो गई। क्यों ये बैठक अहम है और कैसे 5 देशों का ये नॉर्डिक जो समूह है वो भारत के मित्र देशों के तरीके से भारत के लिए काफी अहम है, इस बात को बखूबी तरीके से हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। लगातार हम चर्चा करते रहेंगे, हमारे साथ में खास मेहमान भी होंगे। और महत्वपूर्ण चीज ऋतु जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि उस बैठकों का दौर की शुरुआत हो गई। जी हाँ, कुछ अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार नॉर्डिक देशों के साथ भारत का सहयोग रहा और हम जानते हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा में 2 नॉर्डिक देशों के साथ एक तरह से प्रधानमंत्री की यात्रा रही। स्वीडन की यात्रा थी, साथ ही साथ नॉर्वे की यात्रा रही, जहां हमने देखा तमाम द्विपक्षीय मसलों को लेकर आम सहमति और सहयोग के तहत, जैसे कि स्वीडन के साथ सेमीकंडक्टर को लेकर सहयोग को विस्तृत रूप दिया गया है। इसी के साथ नॉर्वे के साथ भी तमाम समझौते ज्ञापनों पर समझौता हुआ है। भारत की विदेश नीति और वैश्विक कूटनीति में पिछले कुछ वर्षों के दौरान एक अभूतपूर्व विस्तार देखने को मिला है और इसी कड़ी में यूरोप के सबसे संपन्न और तकनीकी रूप से उन्नत नॉर्डिक देशों के साथ भारत की साझेदारी अब एक नए स्तर पर पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यूरोप यात्रा के दौरान नॉर्वे के दौरे पर हैं, जहां वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में इस समय हिस्सा ले रहे हैं। कूटनीतिक लिहाज से ये दौरा बेहद ऐतिहासिक है क्योंकि पिछले 43 वर्षों में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला नॉर्वे दौरा है। साथ ही नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड ये वो 5 देश हैं जो मिलकर नॉर्डिक समूह बनते हैं, जिसे नॉर्डिक क्षेत्र कहा जाता है। अरेंद्र, जिस तरह से ये तमाम देश जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उसका अगर जिक्र करें तो ग्रीन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्मार्ट सिटी और स्वच्छ ऊर्जा के मामले में पूरी दुनिया का एक प्रकार से ये ग्रुप नेतृत्व कर रहा है। एक तरह से इन देशों के पास बेहतरीन संस्थागत पूंजी है, तकनीक है, तो दूसरी तरफ भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा बाजार और शानदार टैलेंट पूल भी मौजूद है। यही वजह है कि आज दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $19 अरब के ऐतिहासिक आंकड़े को छू रहा है। और साल 2018 में स्टॉकहोम और 2022 में कोपेनहेगन के सफल सम्मेलन के बाद अब नॉर्वे में इस समय तीसरे शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों के रिश्तों में क्या एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है और आखिर क्यों भारत के भविष्य के लिए नॉर्डिक देशों का साथ इतना अहम है, इस खास कार्यक्रम में हम लगातार विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, और नॉर्डिक सम्मेलन से जो कुछ दृश्य और अपडेट आएगा वो भी आप तक लाएंगे। बीते कुछ वर्षों में भारत ने नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। साफ है, एक तरफ नॉर्डिक देशों के पास अत्याधुनिक तकनीक और भारी भरकम वैश्विक निवेश है, तो दूसरी तरफ भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल और असीम बाजार की ताकत। और यही वजह है कि दोनों पक्षों के बीच व्यापार आज $19 अरब के पार पहुंच चुका है। 2018 और 2022 की सफल वार्ताओं के बाद नॉर्वे की धरती से शुरू हो रहा ये तीसरा शिखर सम्मेलन आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को कैसे नई उड़ान देगा और क्यों ये कूटनीतिक मुलाकात पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के अनेक देशों के साथ भारत के संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है। इस सूची में यूरोप में बसे नॉर्डिक देशों का नाम भी आता है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड शामिल हैं। पीएम मोदी के प्रयासों से 2018 में पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसके बाद अब अपनी यूरोप यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 18 से 19 मई तक नॉर्वे की यात्रा कर रहे हैं, जहां वो इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा है और किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 43 वर्षों में नॉर्वे का पहला दौरा है। लगभग 2 करोड़ 70 लाख आबादी वाले 5 नॉर्डिक देश $1.5 ट्रिलियन जीडीपी के साथ यूरोप की करीब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाते हैं। नॉर्डिक क्षेत्र के प्रति व्यक्ति जीडीपी पूरे यूरोपीय संघ के औसत से लगभग 2 गुना है।
वहीं इन देशों की करीब 60 कंपनियां फोर्ब्स की दुनिया की 2000 सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों में शामिल हैं। भारत के साथ भी नॉर्डिक देशों के संबंध लगातार गहरे हो रहे हैं। 700 से अधिक नॉर्डिक कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। वहीं करीब 150 भारतीय कंपनियां भी नॉर्डिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी रखती हैं। नॉर्डिक देशों के साथ भारत का वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें दोनों निर्यात और आयात लगभग 9.5 अरब डॉलर है। भारत और नॉर्डिक देश लगातार स्वच्छ ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी, स्मार्ट सिटी, शिपिंग, एआई, डिजिटलीकरण और स्थिरता से जुड़ी अन्य पहलों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 2018 में हुए पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के जरिए दोनों पक्षों के बीच संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। इस सम्मेलन में नवाचार, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, समुद्री सहयोग और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया। वहीं डेनमार्क के कोपेनहेगन में 2022 में हुई दूसरी भारत नॉर्डिक समिट में नवीकरणीय ऊर्जा, कोविड के बाद की रिकवरी, आर्कटिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया गया। नॉर्डिक देश इनोवेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी और संस्थागत पूंजी के साथ दुनिया में एक मजबूत स्थान रखते हैं, जबकि भारत एक बड़ा मार्केट और टैलेंट पूल प्रदान करता है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच जारी सहयोग की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच संबंधों को नया आयाम मिला है। दोनों पक्षों के बीच सहयोग के कई क्षेत्र में संबंधों का विस्तार हुआ है। और दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश कुमार गोयल, पूर्व सीनियर डिप्लोमेट। सुरेश साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुरेश गोयल, आप ही का सबसे पहले रुख भी करेंगे और जानना चाहेंगे कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को आप पिछले दो सम्मेलनों से किस रूप में अलग भी देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है भू राजनीतिक परिस्थितियों के बदले हुए समय में भारत और नॉर्डिक देशों का ये सम्मेलन? देखिए, मैं दो चीजें कहूंगा यहाँ पर। पहले तो ये है कि इंडिया नॉर्डिक समिट अलग होने की वजह, इसमें फर्क क्या है पिछले दो सम्मेलनों से। मैं कहूँगा एक तरह से जो पहले इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज के बीच पे ये संबंध बने हैं, खाली सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं, लेकिन मीनिंगफुल एक कोऑपरेशन, वर्किंग टुगेदर वाले जो संबंध है, उनको आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम अब हो रहा है इस सम्मेलन में होगा, वो इसको एक प्रोग्रेस करने वाली बात मैं कहूँगा, अलग नहीं कहूँगा मैं इसको। तो ये बहुत जरूरी है, खास तौर पर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में, जहाँ पर कि नॉर्डिक कंट्रीज बाकी काफ़ी सारी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे आगे हैं, और भारत का भी फोकस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर है। उसमें ग्रीन हाइड्रोजन भी है, टेक्नोलॉजी भी है, एआई भी है, स्पेस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसको देखते हुए बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा मैं कहूँगा कि पिछले कुछ सालों में नॉर्डिक कंट्रीज का आर्कटिक कनेक्टिविटी में और आर्कटिक स्ट्रेटेजी में जो उनका रोल बढ़ रहा है, आपने ग्रीनलैंड के बारे में सुना होगा। डेनमार्क ग्रीनलैंड के साथ मिलकर के कहाँ आगे एक जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर का आगे जा रहे हैं। चाइना, रशिया दोनों ही आर्कटिक को यूज कर रहे हैं बाकी का विश्व से अपनी कनेक्शन बढ़ाने के लिए। तो ये जो कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक तरह से उथल पुथल आ रही है अभी, और जो मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में जो वॉर हुई है यूक्रेन के बाद, तो इस कनेक्टिविटी का काफी ज्यादा महत्व बढ़ गया है। जी,
तो उसमें भारत नॉर्डिक देशों के साथ मिलकर के काफी आगे तक काम करने की उम्मीद रहेगी। जी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, क्या आपके नज़रिए से अगर समझने की कोशिश करें तो ये तीसरा शिखर सम्मेलन 2018-2022 के बाद में एक आम भारतीय इस बात को समझना चाहे कि इतनी सुदूर इलाके के मित्र देश, आर्कटिक क्षेत्र के जो देश हैं, क्यों भारत के नज़रिए से सहयोग के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण है, और उनकी क्षमताएं क्या हैं जो भारत को एक प्रकार से विन विन सिचुएशन में लेकर आते हैं? डॉक्टर हुसैन। देखिए, ये नॉर्डिक कंट्रीज जो है 5 कंट्रीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन में, और इनके साथ हम एक एफटीए भी साइन कर चुके हैं। और ये कंट्रीज जो हैं यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए करने में बहुत तक मदद करेंगी, जिससे हमारा व्यापार आगे बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, पीपल टू पीपल रिलेशन डीपेन होगा, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज होगा। और ख़ासकर जो है ये कंट्रीज़ जो हैं कुछ ऐसे क्षेत्रों में बहुत आगे हैं जिससे इस भूभाग पे लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जैसे क्लाइमेट पर है, मैरीटाइम है, ब्लू इकोनॉमी है, फिशरीज़ है, हेल्थ है, एजुकेशन है, और ग्रीन हाइड्रोजन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इन सब पे स्पेस है, इन सब पे इनकी बहुत अच्छी जो है टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के जो लेवल है वो पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम रखती हैं। और अगर ये भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी से जुड़ती हैं तो दोनों कंट्रीज़ में एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेंगी। जैसे नॉर्वे में देख लीजिए, सबसे बड़ा जो है सॉवरेन वेल्थ फंड है, सबसे 1.52 ट्रिलियन के द्वारा है, गल्फ कंट्री से भी बड़ा है। अगर यहाँ से निवेश हमारी कंट्री में होता है इन कट थ्रोट एरियाज में, जो कि वो इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है भारत की हेल्थ में, एआई में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटाइजेशन ऑफ हेल्थ में, शिपिंग में, शिप बिल्डिंग में, मैरीटाइम है, ब्लू इकोनॉमी में, यहाँ पर ये इन्वेस्ट करना चाहती हैं और इस भूभाग पे अपना जो है फुटप्रिंट बढ़ाना चाहती हैं। और साथ ही साथ वो ये चाहती हैं कि कुछ कंट्रीज जो हैं बेसिक चीज़ों पे, जैसे लॉजिस्टिक है, रिसोर्स है, वाटर वेस्ट को विपुन की तरह इस्तेमाल करती है, असलहे की तरह इस्तेमाल करती हैं, इन पे अपना वर्चस्व बनाती हैं, जो कि पूरी ग्लोबल अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब करती हैं। जैसे वाटर वेज ग्लोबल कॉमन्स है, वाटर वेज है, हुर्मुज है, ब्लैक सी पर है, इंडो पैसिफिक पे चाइना अपना वर्चस्व बनाना चाहता है, जिससे कंट्रोल करना चाहता है। तो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक, अब आप देख लीजिए आजकल जो है केबल काटने की बात हो रही है, तो केबल कट जाएगा तो पूरी दुनिया जो इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड हो जाएगी। इन सारी चैलेंजेस को, इन सारे इश्यूज पे इन कंट्रीज की भारी चिंता है, और ये भारत जैसे बड़े मुल्क से अपना रिलेशन बना के एक डाइवर्सिफाइड ग्लोबल मल्टी पोलर वर्ल्ड की स्थापना चाहते हैं, इसलिए ये भारत की तरफ आ रहे हैं। और अगर इनसे हमारा रिलेशन गहराता है, डीपेन होता है, तो एक तरीके की दो महाद्वीपों के बीच में बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, जो कि ग्लोबल इश्यूज से शुरू होकर लोकल इश्यूज है, बायलैटरल इश्यूज पे सारी चीज़ें हमवार करेंगी। आप देख लीजिए हेल्थ के इश्यूज पे ये बहुत आगे है, हेल्थ के सेक्टर में जी, और हमारे यहाँ हेल्थ की बहुत बड़ी इशू है। हमारे जो है ऑनलाइन हेल्थ, डिजिटल हेल्थ से बहुत अट्रैक्टेड है कि किस तरीके से हम इंडिया की बड़ी हेल्थ मार्केट को अपने एडवांस हेल्थ सिस्टम में कनेक्ट करते हैं, और हमारी वो ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम से भी अट्रैक्टेड हैं। आयुष है, आयुर्वेदा है, और तमाम जैसे हेल्थ सेक्टर वो भी अपना चाहती है, क्योंकि ये नेचुरल पार्टनरशिप की तरह हो रही है। बहुत से प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रेस ब्रीफिंग किया उसमें सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से भारत ने अपना डीएनए बदला है, इन 15 सालों में कैसे भारत ने अपना डीएनए बदला है और अपनी इकोनॉमी को खोला है, कंप्लायंस को कम किया है, टैक्स को कम किया है, अफर्मेटिव डेवलपमेंट्स को बढ़ाया है, इससे पीपल टू पीपल और बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट वे में आगे बढ़ेगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और तीसरी जो ये समिट है, ये कंसोलिडेशन की समिट बताई जाए। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि अब धीरे धीरे चलने का वक्त नहीं है, क्वांटम लीप करिए, बहुत बड़ा जंप मारिए और रिलेशन को कंसोलिडेट करके आगे बढ़ा देते हैं। नॉर्डिक देशों के साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन, आप जो कह रहे हैं कि ये क्वांटम लीप का समय है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल जी भी जुड़े हुए हैं। देखिए, इस तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचे, 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचा, और इससे पहले स्वीडन की यात्रा को संपन्न करके वो नॉर्वे पहुंचे हैं। सुरेश कुमार गोयल जी,
नॉर्डिक सम्मेलन में 5 देशों के समूह की इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री द्विपक्षीय 2 देशों के साथ अपनी बैठकें कर चुके हैं, समझौते भी हो चुके हैं। ऐसे में जब एक क्वांटम लीप लेने की बात करते हैं तो आप किस तरह से देख रहे हैं इन 5 देशों के साथ अब सहयोग को लेकर आगे बढ़ना? क्या एजेंडा वही है जो क्लीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के हैं, या भू राजनीतिक भी एजेंडे ऐसे इस बैठक में रहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं विश्व में इस समय 3 एक तरह से तरफ, जिस तरह युद्ध के जो माहौल ने सप्लाई चेन्स पे एक बड़ा असर डाला है, तो उन तमाम संकटों के कैसे समाधान इस मंच से निकलेंगे? देखिए, सबसे बड़ा एक जो असर हुआ है यूक्रेन का और ईरान के युद्ध का, वो है रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज में ब्लॉक हुआ है, ऑयल की सप्लाईज बंद हो गई हैं, शिप्स आ जा नहीं पा रहे हैं। जब यूक्रेन में हुआ तो यूक्रेन में जब यूक्रेन रशिया का वॉर शुरू हुआ तो सैंक्शंस लगे रशिया के ऊपर। आगे वहां पर यह हुआ कि यूरोप की गैस की सप्लाई पर दिक्कत हुई। तो उस टाइम पर आपको याद होगा कि जब गैस की सप्लाई की बात कर रहे थे रशिया से, तो ऑल्टरनेटिव रूट्स के बारे में भी बातचीत की जा रही थी। उस टाइम पर भी आर्कटिक रूट्स का जिक्र हुआ था कि जो पाइपलाइन बनेंगी रशिया से, वो बजाय यूरोप को सीधे आने के नॉर्डिक एरिया से के रूट से होकर के, ग्रीनलैंड से होकर के पाइपलाइंस यहाँ पर आ सकती हैं बाकी यूरोप की तरफ। इसी तरह से अगर हम देखें ईरान का, अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज को बाईपास करना है तो आजकल इसके बारे में चर्चा भी चल रही है कि पाइपलाइन बनेगी सेंट्रल एशिया के थ्रू। चाइना कोशिश कर रहा है कि अपनी जो BRI है, जिसके बारे में हम काफ़ी अरसे से जिक्र करते आ रहे हैं और जिसका एक बड़ा पॉलिटिकल डायमेंशन है जो हम बता चुके हैं, कि वो BRI के साथ साथ आर्कटिक से भी एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू करे, उसके बारे में भी बातचीत अभी चल रही है और कितना आगे जाएगी इसका कहना मुश्किल है जी। तो ये सब मिलाकर के अगर हम देखें जियोपॉलिटिकल तौर पर, तो इन वॉर से, इन सब झगड़ों से काफी सारे देश जो है सप्लाई चेन्स का ऑल्टरनेटिव ढूंढने में लग गए हैं जी। और इन सप्लाई चेन्स का ऑल्टरनेटिव आर्कटिक के थ्रू होकर बन सकता है। और एक बात याद कर रखिएगा, जरूर है ये कहना कि जहां जहां आपने देखा कि ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू हुए या कनेक्टिविटी बननी शुरू हुई, तो आजकल के स्ट्रेटेजिक कॉन्टेस्ट के हिसाब से, जिसको कि शी जिनपिंग ने कहा थूसीडाइडिस ट्रैप कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका है, तो उस कॉन्टेस्ट में ये जो सप्लाई चेन्स हैं काफी सारी इन्वॉल्व है। तो आर्कटिक भी अगर आने वाले दिनों में इस स्ट्रेटेजिक कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन जाए तो ये जरूरी है कि भारत इस क्षेत्र में पहले से मौजूद हो, बजाय इसके कि बाद में वो वहां पर अपना असर बनाना शुरू। बिल्कुल लेट एक तरीके से होने की जरूरत नहीं है। तमाम बदलती या कहा जाए हर पल बदलती दुनिया में हमें हर सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहना, शायद इसीलिए हम प्रोएक्टिवली दुनिया को इंगेज करके एक तरीके से मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो बात लगातार पीएम मोदी कहते हैं उस दिशा में आगे बढ़ा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जो भी बात हुई, रितु ने सवाल पूछा और गोयल साहब ने इस बात का जवाब दिया कि साहब बहुत ज़रूरी है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से मौजूदा परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हम 2070 तक नेट ज़ीरो ग्रीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में नॉर्डिक देशों का ये ग्रुप हमारी इस ज़रूरत को, हमारी इस टेक्नोलॉजिकल जो हमारी एडवांसमेंट का जो हमारा पूरी कोशिश है उस दिशा में किस प्रकार से सहायक हो सकता है, क्योंकि इनके पास वो क्षमताएं हैं, निवेश भी करने की उनके पास में कैपेबिलिटीज़ हैं और भारत के पास एक बहुत बड़ा व्यापार, स्पीड, स्केल और टैलेंट पूल है। ये विन विन सिचुएशन किस तरीके से आ सकती है ऊर्जा सिक्योरिटी को लेकर? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस में कहा कि हम 500 मेगावाट ग्रीन एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन एनर्जी से निकालेंगे और इसी के तहत जो है हम अपनी पॉलिसी आगे बढ़ा रहे हैं और भारत बहुत से मापदंडों में बहुत सी कंट्रीज से आगे है इस मामले में। ये नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं इनमें रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत बड़ी जो है क्षमता है। इन लोगों ने टेक्नोलॉजी के रूप में बहुत विकास किया है, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है,
और मैरीटाइम बेस्ड जो है ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में जो बात, ग्रीन स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के बारे में जो बात करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। टेक्नोलॉजी जो है आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो किसी चीज़ को बढ़ा भी सकती है और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है, ऑल्टरनेटिव जो है मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। और ये टेक्नोलॉजी, ये कंट्रीज बहुत ही आगे हैं। और साथ ही साथ जो है ये कंट्रीज में जो टेक्नोलॉजी है लेस एनर्जी कंजम्पशन टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर को ले लीजिए, हमने नीदरलैंड से साइन किया, उनके साथ जो है हमारा जो अगर ये होता है तो हमारी जो है एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाएंगे। वहाँ पे जो उनका डैम बना हुआ है वो डैम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर में अपनी जो है कम एनर्जी और मल्टीपल बेनिफिट्स जो देते हैं इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म भी उसमें इन्वॉल्व हो गया है। जिस तरीके से 35 किलोमीटर लंबा डैम इनका है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव हो रहा है। विंड एनर्जी इनके यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। बहुत सी कंट्रीज यहाँ पे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट विंड एनर्जी पे कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा है जी। तो ये कंट्रीज जो हैं, और नॉर्वे में आप देखिए तेल भी जो है बहुत ज़्यादा, सबसे पहले मतलब एक तरीके से डच में उनके जो समुंदर, वहाँ तेल भी बहुत महंगा तो है लेकिन तेल बहुत ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ पे सब चीज़ जो है अवेलेबल है। एक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो हमारा फोकस था वो कॉलोनियल कंट्रीज की तरफ था, क्योंकि वहाँ हमारा मतलब रिलेशन बहुत अच्छा था, जैसे कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन लोगों से बहुत अच्छे रिलेशन थे क्योंकि पास में हमारे रिलेशन थे। लेकिन ये नॉर्डिक कंट्रीज जो थे, यहाँ पे उनका उपनिवेशवाद नहीं हुआ था, यहाँ पे लोग जानते भी नहीं थे, और इसका जो पोटेंशियल एक्सप्लोर किया जाता है, ये पूरी तरीके से हमारे लिए नया लग रहा है। हमारे दर्शक भी जो मैं भी पढ़ता हूँ तो मुझे सरप्राइज होती है कि इतनी डेवलप कंट्रीज को अभी तक हम लोगों ने क्यों नहीं टच किया था उस तरीके से जो अब टच की जा रहे हैं। 43 साल के बाद प्रधानमंत्री का दौरा मतलब नॉर्वे के लिए ये दिखाता है कि किस तरीके से तमाम सहयोग को आगे बढ़ाने की जो गुंजाइशें थी उस दिशा में प्रयास पहले होना था, लेकिन शायद देर आए, बेहतरी से आगे बढ़े। फिलहाल आप लोगों से बातचीत हम जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। प्रधानमंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे पर लगातार हमारी नजर बनी हुई, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है, प्रधानमंत्री इसमें शामिल हैं और तमाम बैठकों का दौर चल रहा है। इसी पर विशेष बातचीत भी हम कर रहे हैं। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश कुमार गोयल, पूर्व सीनियर डिप्लोमेट, और डॉक्टर जाकिर हुसैन, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, नॉर्डिक देशों के साथ ये समिट, इन 5 देशों की एक तरह से महारत है टेक्नोलॉजी में इन्हें दुनिया देखती है इनकी तरफ। ऐसे में भारत अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना, एनर्जी ज़रूरतों के लिए, क्योंकि लगातार भारत सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी हो, उसमें इन देशों के साझेदारी के साथ भी बहुत काम हो रहा है और तमाम अलग अलग राज्यों में हो रहा है। ऐसे में इस सम्मेलन से इन देशों के सहयोग के साथ उन गोल्स को पूरा करने में आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की दिशा में आप किस तरह से देखते हैं इस साझेदारी को? देखिए, अब हमारा जो फोकस है, अभी तक तो हम इन्वेस्टमेंट इनवाइट कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने हर एड्रेस में, चाहे वो प्रेस वार्ता हो, चाहे बिजनेस डेलीगेशन को एड्रेस करना हो, वहाँ पे भारत की बदलती हुई आर्थिक नीतियों को और ओपननेस को जाहिर किया है। एक शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल किया कि हमारा डीएनए बदल चुका है या बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो अस्थाई है और परमानेंट है। आप इस पर कोई शुभा नहीं करना चाहिए आपको। और भारत में एक स्टेबल गवर्नमेंट भी चल रही है, तो यू कैन कम एंड इन्वेस्ट एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। उसमें उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी रिलेशन होना चाहिए, लैब टू लैब रिलेशन होना चाहिए, स्टूडेंट टू स्टूडेंट रिलेशन होना चाहिए, जिसका साफ साफ मतलब है कि आप आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करें,
बिल्ड करें, ट्रांसफॉर्म करें और टेक्नोलॉजी को भी हमसे शेयर करें। और हमारे जितने टेक्नोलॉजी के स्टेक होल्डर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस हैं, लैब्स हैं, इनसे कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करके टेक्नोलॉजी पे हमने फोकस किया है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑफर प्राइम मिनिस्टर ने दिया है कि भारत को सिर्फ मार्केट की तरह ना देखिए, बल्कि हम जब एक पार्टनर बन रहे हैं तो हर चीज को शेयर करने की कोशिश करिए। ठीक, शेयर करने की जो बात आप कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, अब हम अगर एक एक देश के हिसाब से अगर हम बात करें, तो अगर हम आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड से जियोथर्मल एनर्जी और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में भारत किस तरह से उस साझेदारी को बढ़ा सकता है, भारत क्या सीख सकता है, भारत को किस तरह का सहयोग भारत उम्मीद कर रहा है? देखिए, हमारे पास बहुत जियोथर्मल जो बहुत बड़ा जो है कोस्ट लाइन भी है, और हमारे पास जो है सोलर का भी सिस्टम बहुत ज़्यादा है, आइसलैंड में है। ये चीज़ें डेवलप हैं। अगर हम इसमें इंगेजमेंट करते हैं तो जियोथर्मल की जो पोटेंशियल है हम उसको पूरी तरीके से उसको जो है टैप करके अपने सेलेक्टिव पॉकेट्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। ये नहीं है कि उसको पूरी दुनिया, पूरे भारत में देख रहे हैं, लेकिन पॉकेट वाइज हम डेवलप करने चाहते हैं कि जहाँ पे जिसका जो पोटेंशियल है वहाँ पे उसको हम डेवलप करेंगे। तो आइसलैंड इसमें जो है एक बड़ा कदम साबित होगा, जो हमारे जो है पॉकेट लेवल पे जो एनर्जी की डिमांड है उसको पूरा करेगा। और अगर इसमें रिसर्च भी होती है, स्किल का ट्रांसफर होता है, टेक्नोलॉजी होती है, इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इसमें जो है और भी चीज़ें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी बनती हैं, जिससे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये अभी सबसे बड़ी बात मुझे ये है कि इतनी बड़ी एरियाज जो है और हमारी इतनी बड़ी नीड थी, अनएक्सप्लोर्ड पड़ी हुई थी। तो लोग चाहे जो कहें, लेकिन जो है ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और उनको मार्केट चाहिए, उनको भी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। अमेरिका से हटके, चाइना से हटके इंडिया को एक अल्टरनेटिव बिग मार्केट और बिग इकोनॉमी की तरह देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमको बहुत कुछ मिलने की संभावना है। जी एम्बेसडर गोयल, क्योंकि अगर हम एनर्जी के लिहाज से बात करें और खासतौर से नॉर्डिक देशों की कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से बात करें, तो वहाँ पे शिपिंग के क्षेत्र को लेकर भी उनकी महारत अपने आप में एक जग जाहिर है। भारत जिस तरीके से अपना सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ रहा है, इस वक्त जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है उसमें हमारे लगातार चर्चा हुई कि साहब जो स्पेशलाइज्ड जो समुद्री जहाज़ होते हैं जिससे हम LNG या तमाम PNG वगैरह LPG लेकर आते हैं, ऐसे स्पेशलाइज्ड जहाज़ों को बनाने को लेकर भी भारत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है। उस दिशा में भारत के प्रयास लगातार जारी हैं। नॉर्डिक देशों का, मित्र देशों का ये समूह भारत को इस क्षमता निर्माण में कैसे मदद कर सकता है और आगे बढ़ते हुए हम क्या एक फ्रेमवर्क दे सकते हैं जो ज़मीन पर उतरता दिखाई पड़ेगा? जी, आपने इससे पहले भी एक सवाल किया था कि एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी के एरिया में हम आइसलैंड से क्या सीख सकते हैं और क्या मिल सकता है। तो उस टाइम पर मेरे जहन में एक जो ख्याल आया था, मैं उसी को लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम एक जो एरिया है, जियोलॉजिकल एरिया जहाँ पर ये पांचों नॉर्डिक कंट्रीज हैं, तो 5 अलग कंट्रीज हैं, लेकिन उनका जो एक खास तौर पर मीटियोरोलॉजिकल या क्लाइमेट वाइज जो उनकी सिचुएशन है, उसको देखते हुए कोऑपरेशन में अलग अलग करके करना कहीं कहीं तो पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादातर हमको जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनको एक ब्लॉक या एक ग्रुप के तौर पर देखना होगा ये। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि 2013 में जब ये इंडिया नॉर्डिक समिट का शुरू हुआ, तो 2013 कोई तकरीबन 15 साल तो हो ही गए, 14-15 साल हो गए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी इंडिया नॉर्डिक कंट्रीज की जो बातचीत कहीं नहीं है, चली आ रही है पहले से, ये विजन है, ये विजनरी चीज़ है। तो उसमें हमें सबको मिला करके देखना होगा। अब अगर आप बात करें जियोथर्मल एनर्जी की, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी के बहुत ज़्यादा भंडार हैं, लेकिन एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पर नॉर्डिक कंट्री जो एक तरह से पहले बाकी यूरोप से बिल्कुल अलग थलग मानी जाती थी, कोई कनेक्शन नहीं होता था उनके बीच में, क्योंकि साल के 6 महीने इतना बिल्कुल आइस से ढकी रहती थी। वो आर्कटिक के बिल्कुल करीब है, क्लाइमेटिकली वेरी हार्श क्लाइमेट,
तो उनको जो कंट्रीज की जो एक डेवलपमेंट थी बाकी यूरोप से बिल्कुल अलग थी। तो उसको देखते हुए हमें वहां पर इनोवेशन के एरिया में कि उन लोगों ने डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज कि क्लाइमेटिकली इतना एडवर्स होने के बावजूद उन्होंने सोचा अलग होकर के कि हम कहाँ प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी में आप देखिए यूरोप में और कोई देश ऐसा नहीं है जितने की एनर्जी के क्षेत्र में बिल्कुल अलग होकर के ऐसा काम किया हो कि जियोथर्मल एनर्जी उनके एनर्जी स्पेक्ट्रम का एक मेन हिस्सा बन गया हो। तो ये हमको सीखना होगा। हमारे लिए फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो हमारे लिए थर्मल एनर्जी या जो सी एनर्जी है टाइडल एनर्जीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इसीलिए मैं कहूंगा कि हम मैरीटाइम की अगर बात करें ये सारी कंट्रीज मैरीटाइम एरियाज में भी काफी काम कर रही हैं। तो हम आइसलैंड से फिनलैंड से जो टाइडल एनर्जीज है उसके बारे में काफी कुछ सीख सकते हैं, इकट्ठा काम कर सकते हैं। हम उसका नाम ना ले बेशक अभी क्योंकि इनोवेटिव आइडिया से, लेकिन हो सकता है। मैरीटाइम के एरिया की बात करें शिपिंग की, आप ये देखिए कि जिस कंट्री का कोस्टल एरिया 4 महीने जमा रहता हो उसके होने के बावजूद आज मैरीटाइम एरिया में ये सबसे ज्यादा एडवांस कंट्रीज हैं क्योंकि इन लोगों ने आइस के होते हुए आइस के बावजूद नेविगेशन का एक रास्ता निकाला है। तो हमको जो है मैरीटाइम एरिया में जहां हमको भी इस तरह के एक तो जो अड़चनें मिलती हैं कि अगर हमको यहां से रास्ता नहीं है तो कहां से रास्ता निकाला जाए। तो मैं ये कहूंगा नॉर्डिक से हमको टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जी सोचने का तरीका जी बिल्कुल। और ये तो अपने आप में आइस कटिंग जो जहाज भी होते हैं, टेक्नोलॉजी भी होती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में इस प्रकार की महारत इन्हीं देशों के पास में। बिल्कुल, लगातार भारत जब आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है तो ये भी एक शिप बिल्डिंग यानी जहाज बनाने का वो क्षेत्र भी एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें भारत इन देशों के सहयोग के साथ खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। इस चर्चा को जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। भारत नॉर्डिक समिट पे ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और लगातार हम बात कर रहे हैं भारत नॉर्डिक समिट को लेकर। इस समिट की शुरुआत हो चुकी है, बैठकों के दौर जारी हैं और किन किन मुद्दों पर 5 नॉर्डिक देशों के साथ भारत विचार विमर्श मंथन करेगा, इसे भी लेकर चर्चा जारी है, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश कुमार गोयल साहब, पूर्व सीनियर डिप्लोमेट, और जाकिर हुसैन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है। जाकिर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे भारत को जहाज बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में ये देश किस तरह से एक बड़े साझेदार और बड़ा सहयोग हो सकता है इन देशों का, क्योंकि फिनलैंड और हम जानते हैं कि डेनमार्क की कंपनियों के साथ साझेदारी क्षेत्र में बड़ी होगी, क्योंकि दुनिया के 10 बड़े जहाज बनाने वाले देशों में ये देश शामिल हैं, नॉर्डिक देश। ऐसे में आप कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में उनके इस एक्सपर्टीज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और भारत भी विदेशी जहाजों पर निर्भरता भारत की आने वाले समय में कम हो सके? देखिए, ये जो जहाज जो बर्फ को काटते हैं ये नॉर्डिक कंट्रीज के पास है, रशिया के पास है और चाइना में बनाया यूएसए के पास है। यही कंट्रीज है जिनके पास ये जहाज है, जिसकी वजह से ये बर्फ को काट के नीचे की तरफ जाते हैं। और एक चीज और है, इसकी वजह से जो है जियो थर्मल एनर्जी की भी बड़ा फायदा होता है। जैसे जियो थर्मल के बारे में मैं और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जियो थर्मल का जो जमीन के नीचे जो गर्म हॉट स्प्रिंग्स होती है, उसमें जो गर्मी जो किसी वजह से लावा होती है
या ज्वालामुखी के जो अंदर हीट होती है उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको टैप करके उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में को सप्लाई करना है। हमारी कंट्रीज में जो है जियो सर्वे ने कहा है कि 300 ऐसे हॉट स्प्रिंग हैं जहां से हम जियो एनर्जी को निकाल सकते हैं। लद्दाख में पूगा वैली है, वहां पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, खासकर वो एरिया जो बर्फ से ढके हुए हैं। और ये नॉर्डिक कंट्रीज में बर्फ से ढके हुए होने के बाद भी जो जमीन के नीचे जो हॉट स्प्रिंग्स हैं उनकी एनर्जी लेके अपना इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये हम कर देते हैं, लद्दाख है, कश्मीर है और भी जो बर्फ के एरियाज ढके हुए हैं वहां पे 300 जो है हमारे हॉट स्प्रिंग्स हैं और उसको निकाल के एक ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं, तो हमको जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से छुटकारा मिलेगा, वो वहीं पर कन्फाइन होंगे। तो ये अगर ये कंट्रीज हमारे साथ जो सहयोग करती हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि लंबे लंबे जो है वायर डालना और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ले जाना, वहीं से हमारी चीज़ें मिलेंगी। और ये जो बर्फ काटने वाले जहाज हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हमने भी ये आर्कटिक रीजन में अपना बढ़ाया है, गंगोत्री वगैरह में हमारे जो रिसर्च सेंटर्स वगैरह जा रहे हैं, दुनिया वहाँ पे जा रही है। कहा जा रहा है कि जो लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज हैं वहीं पर हैं। तो अगर हम इनको डेवलप नहीं करते हैं तो हमेशा हमें दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। और ये कंट्रीज अगर हमारे साथ रहती हैं तो हम उनके साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। और फिनलैंड के साथ एक अच्छी हमारा पर्सनल भी रिलेशन से कुछ लोगों से वहाँ से एक्सपर्ट्स से रहा, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन इंडिया। तो कहते हैं कि आप यहाँ पे आके यहाँ पे बस भी सकते हैं और हमारे साथ काम भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए वही है कि ये अनछुआ एरिया है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इमर्ज हो रहा है। अगर ये हम सब डेवलप करते हैं तो हमारी ना सिर्फ स्किल बढ़ेगी बल्कि हमें बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि आर्कटिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है रिसोर्सेज की वजह से भी, और एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड कर रहा है जो कि जो है तमाम कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया से बच के वहाँ पे हम जा सकते हैं। जी डॉक्टर जाकिर हुसैन, आइसलैंड की ही अगर बात करें तो कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी पे एक बड़ा एक्सपर्टीज, एक बड़ा काम आइसलैंड का है। भारत के संदर्भ में खासकर प्रदूषण नियंत्रण की बात करें और दिल्ली जैसे अगर आप जब राजधानी में होते हैं तब तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। भारत क्या कुछ प्रदूषण नियंत्रण के दिशा में आइसलैंड की टेक्नोलॉजी से सीख सकता है, ले सकता है, सहयोग बढ़ सकता है? देखिए, ये कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी में क्या है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी जो होती है जो कार्बन को एब्जॉर्ब करती है, उसको बैंक बनाती है, उसका रिजर्व करती है और फिर उसके बाद जो है ये हीट को, कार्बन करता क्या है, ऊपर आ जाता है, हीट को बढ़ा देता है और इसकी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज होता है, समुद्र का तल बढ़ता है। अगर इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कार्बन को अपने यहाँ एब्जॉर्ब करके रख लेती है, तो एटमॉस्फेयर में जो हीट कम होगी और ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट भी बनेंगे। और ये टेक्नोलॉजी अभी हमारे यहाँ उस तरीके से डेवलप नहीं, हम चाहते तो हैं लेकिन अभी ये एक नई चीज़ आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये कंट्रीज जो हैं इसकी महंगी कीमत वसूल कर रही। ये ग्रीन टेक्नोलॉजी के नाम पर ये कहते हैं कि हमने इसमें पैसा लगाया है, हम इस टेक्नोलॉजी को इस तरीके से नहीं देंगे, इस पे हम अपना कंट्रोल भी रखेंगे और हाई चार्ज भी करेंगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कई जगह ये कहा है कि हमारी जो है 200-300 मिलियन पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी के आसपास है, वो कैसे जो है ये ग्रीन टेक्नोलॉजी से, आप हमसे दोनों बात कर रहे हैं कि पॉवर्टी और एनर्जी का रेशियो भी हमारा कम है और हमसे उस एनर्जी के लिए ज़्यादा पैसा भी ले रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड में जो है क्लाइमेट चेंज और कार्बन की संख्या फुटप्रिंट कम हो तो हमको एक टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए। तो इस लिहाज से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये कार्बन कैप्चर की टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी। तो ये एक जो जैसे साइंटिफिक लोग ज़्यादा अच्छा बनाएंगे कि ये कार्बन एक जो है इन्वेलप की तरह बना देती है, इसमें जो है जैसे हीट को जो है वो अपने यहाँ अंदर रखती है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। बिल्कुल। और जिस तरह से दुनिया में हालात हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, तमाम हम लक्ष्य तय करते हैं लेकिन उस पर काम उतना ज़्यादा ऋतु दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए शायद वो आपसी सहयोग भी दुनिया के तमाम उन देशों से बहुत ज़रूरी है जहाँ पे इस प्रकार की ग्रीन टेक्नोलॉजी मौजूद है। मिस्टर गोयल, क्योंकि अगर हम शिपिंग के लिहाज से जो बात करना चाह रहे हैं तो उस नज़रिए से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का लगातार फोकस होता है कि इन्वेस्ट इन इंडिया ही नहीं बल्कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ आप आइए, आपका स्वागत है। तो जब हम शिपिंग बिल्डिंग को लेकर अगर इस दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं तो क्या मौजूदा वक्त में जब अभी
हम और आप बात कर रहे हैं तो नॉर्डिक देशों के साथ भारत के नेताओं की जो बातचीत चल रही है तमाम देशों के साथ में, क्या ये सब चीज़ें टेबल पे होंगी जब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर रहे होंगे? मिलकर काम कैसे आगे बढ़ाया जाए जिससे दुनिया की वैश्विक भलाई को लेकर भी हम बढ़ सके, तेजी से आगे बढ़ सके? मिस्टर गोयल, देखिए, ये जो चीजें हैं न्यू टेक्नोलॉजी एरियाज, या अगर हम कहें न्यू टेक्नोलॉजी एरियाज नहीं, लेकिन न्यू प्लेटफॉर्म्स, आइडियाज टू एक्सप्लोर कोऑपरेशन, इनमें हर एक में शुरू में एस्टैब्लिश करना कि किस तरह से होगा, काफी मुश्किल होता है। आपने बात करी शिप बिल्डिंग की, मेरी नजर में कोई ऐसा अभी कहीं किसी कंट्री में प्रावधान नहीं है जहां पर की शिप बिल्डिंग के लिए मल्टीपल कंट्रीज इकट्ठा मिलकर के काम कर रही हूं, क्योंकि शिप बिल्डिंग का सबसे बड़ा जो एक हिस्सा है वो है हल मेकिंग, एफिशिएंट हल मेकिंग। हमारी कंट्री जो पहले 3000 साल पहले तक, आपने लोथल का नाम सुना होगा, कि हम जो है मैरीटाइम में, शिप बिल्डिंग में सबसे अग्रसर थे जी। लेकिन टाइम बीतते बीतते हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एक तरह से खत्म हो गई थी। इंडिपेंडेंस के बाद में हमने दोबारा जो है, मजाम का नाम आता है कि हम वहां पर बना रहे हैं, फिर दोबारा शुरू करी है, लेकिन ये बड़ी लिमिटेड है। अभी तक हम जो अपनी सबमरीन्स के या शिपिंग के हल्स भी जितने की बड़े स्केल पर होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। चाइना हर साल में 5-6 शिप्स लॉन्च कर लेता है, हमारे यहाँ पर मुश्किल से एक शिप भी लॉन्च नहीं होता है। मैं शिप की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल शिपिंग की। और अगर हम बात करें जो अपने डिफेंस और फ्रिगेट्स की बात करें, वो तो और भी टाइम लगता है। ये तो जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी डेवलप करें ताकि हम भी जो है मैरीटाइम एरिया में एक एडवांस कंट्रीज के तौर पर आगे बढ़ सके। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि नॉर्डिक कंट्रीज, खास तौर पर फिनलैंड जैसी जो कंट्रीज हैं जो कि काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, उनसे कोऑपरेशन करें। और अगर खास तौर पर इन्वेस्टमेंट हो शिप बिल्डिंग में इंडिया में, तो ये बहुत अच्छी चीज रहेगी। तो बातचीत होगी, कितना मिलकर के काम आगे बढ़ेगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। जी बिल्कुल, ये बहुत जी बिल्कुल। जाकिर हुसैन साहब, हम क्लाइमेट चेंज की, जलवायु परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं, और नॉर्डिक देश, ये पांचों ही देश ऐसे रहे हैं जिन्होंने इसको एक तरह से इस चुनौती के कई समाधान ढूंढे हैं। ऐसे में क्लाइमेट चेंज को लेकर विकासशील और विकसित देशों के बीच का जो एक अंतर रहा है जिम्मेदार ठहराने का और उसका भुगतान भरने का, इस अंतर में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की साझेदारी खासकर जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ सकती है? देखिए, ये कंट्रीज जो है, नीदरलैंड कहा जाता है, नीचे है, और ये समुद्र के तल से नीचे होने के वजह से इनको हमेशा भय रहता है कि अगर समुद्र का तल ऊपर बढ़ता है तो इसमें जो है डूबने के डर बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए इन देशों ने इन टेक्नोलॉजी पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर, क्लाइमेट चेंज की टेक्निक पर, कार्बन कैप्चर टेक्निक पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है ताकि जो है ये अपने आसपास की चीज़ों को कंट्रोल में कर सकें। लेकिन साथ ही साथ ये है कि अगर विश्व के किसी भी पार्ट में जो है गर्मी बढ़ती है और बर्फ पिघलती है तो उसका इम्पैक्ट चारों तरफ पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ये कंट्रीज जो हैं दुकानदारी करती हैं, अभी इस तरीके से खुल के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रही हैं। बहुत से ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए कि ये जो है अपने बजट का 5% जो है इस टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज के लिए डेवलप कंट्रीज दें। टोबिन टैक्स वगैरह का प्रपोजल आया, लेकिन ये तैयार नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये अभी ये सोचती हैं कि हम थोड़ी करे हैं, हम जो है हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, हम ऐसे ही टेक्नोलॉजी क्यों दे दें। तो यहाँ पर जो हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इसमें बड़ा सवालिया निशान है, क्या वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगी। अब प्राइम मिनिस्टर की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पहली बार जो है इन लोगों को सेंसिटाइज करके इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी की तरफ अट्रैक्ट किया है। और ये थर्ड नॉर्डिक समिट में इस बात को मुखर होकर कही जा रही है
तो यहाँ पर एक गिव एंड टेक की बात होगी, क्योंकि वो इंडिया को एज ए बड़ी मार्केट की तरह देख रहे हैं और उसके बदले में हमारी बार्गेनिंग कैपेसिटी ये होगी। बिल्कुल, बीते समय में डॉक्टर हुसैन हमने देखा कि भारत भी दुनिया की जरूरत बन गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार के दोस्ताना संबंधों को एक नए लेवल तक ले गए, वहां पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हमने तमाम बड़े बेहतरीन उदाहरण देखे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं और इस विषय पे ये चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है, बैठकों का दौर जारी है और अब से और थोड़ी देर में हम आपको वहां क्या इस समय तमाम नेताओं के बीच में जो बातचीत चल रही है और जो बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर मंथन हो रहा है उस पर भी और अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ 2 मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये शिखर सम्मेलन बेहद अहम होने जा रहा है और कई लिहाज से भारत का लक्ष्य विकसित भारत का है, जिसके लिए भारत को सिर्फ निवेश ही नहीं लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें नॉर्डिक देशों के सहयोग के साथ ही यूरोप के तमाम देशों का सहयोग चाहिए, जिसमें एफटीए ईयू के साथ एक बड़ी भूमिका निभा रहा है और एफटीए होने के बाद भी नॉर्डिक देशों का सहयोग ईएफटीए के साथ और ज्यादा बढ़ जाता है। सुरेश कुमार गोयल, एम्बेसडर गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर गोयल, जब हम भारत के एआई सेक्टर की बात करते हैं, स्टार्टअप्स की बात करते हैं, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। ऐसे में इन देशों से भारत किस तरह से इन दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है? और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कल भी हमने देखा था जिस तरह से नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भारत की सराहना की थी द्विपक्षीय वार्ता के बाद कि भारत जिस रूप में तरक्की कर रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आगे हम टेक्नोलॉजी को लेकर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ग्लोबल साउथ के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इस मन से भारत को इन 2 अगर हम क्षेत्रों में जानना चाहें तो किस तरह से सहयोग भी बढ़ेगा और भारत को विकसित भारत के लक्ष्य में कितना मदद करेगा? हुई चली थी, आज तो समिट की बात कर रहे हैं। तो भारत और नॉर्वे ने एक जो ट्राइलैटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन साइन किया है, तो ट्राइलैटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो एग्रीमेंट है वो उसका ये इसीलिए साइन किया है कि उसमें दोनों मिलकर के नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्वे खास तौर पर, और भारत मिलकर के वो काम में लेंगे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया का है उसको लेकर के जो कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनकी अपेक्षाएं आजकल के तौर पर काफी नीचे रह गई हैं और पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट में एजुकेशन भी है, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और इन सब चीज़ों में आजकल की जो पब्लिक डिजिटल डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी काम में कर रहा है। जैसे आप जानते हैं भारत में डीपीआई को लेकर के एक्सेस देना हर एक को, उसमें काफ़ी काम किया है ये। तो एक तरह से भारत की जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एग्जाम्पल बाकी ग्लोबल साउथ कंट्रीज में भी एस्टैब्लिश होगा, और उसमें जो है ये जो कंट्रीज हैं लाइक नॉर्वे और बाकी नॉर्डिक कंट्रीज भारत के साथ में मिलकर के इसको बढ़ाने में काम करेंगी। आप एक चीज देखिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 1-2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और वो चीजें ऐसी है जिनके ऊपर दुनिया में 1-2 देश हैं जिनका एक तरह से मोनोपोलिस्टिक हक बना हुआ है। उनमें से एक तो है सेमीकंडक्टर्स। अगर आज हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो जो सेमीकंडक्टर हमको चाहिए 1 नैनो के इस तरह से, उनके ऊपर ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है ताइवान में या चाइना में। चाइना में सेमीकंडक्टर नहीं, लेकिन जो मटेरियल काम में आते हैं वो आते हैं चाइना से। तो आपने देखा होगा जब यूएसए ने चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ाया तो चाइना ने फौरन एक रिटेलिएटरी स्टेप लिया कि उन्होंने अपनी तरफ से जो क्रिटिकल मिनरल चाहिए थे सेमीकंडक्टर बनाने के लिए
उनकी सप्लाईज बंद कर दी, उनका एक्सपोर्ट बंद कर दिया। तो ये जो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज हैं दुनिया के काफी मुल्कों में जी, जो कि बजाय एक देखने के लिए विश्व का भला करना है, पूरे संसार का भला करना है जी, उसकी बजाय अपना नैरो इंटरेस्ट देखते हैं। उसको देखते हुए हमारा जो कोऑपरेशन है नॉर्डिक से इन क्रिटिकल एरियाज लाइक सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी जी। और डॉक्टर हुसैन, क्योंकि भारत ने ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज बन के इस बात को भी दिखाया कि आप बहुत संकुचित सोच के साथ वैश्विक भलाई की बात नहीं कर सकते, आपको दुनिया की भलाई के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। इस तरीके से भारत ने एक नज़ीर भी पेश की है। बात AI डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो रही थी। भारत ने अपने जो DPI है उस लिहाज से एक बहुत बड़ा नज़ीर उदाहरण पेश किया है दुनिया के सामने। 140 करोड़ आबादी को किस तरह से डिजिटल दुनिया के साथ जोड़ना, उस गैप को ब्रिजिंग करके दिखाया है। और अगर हम नॉर्डिक देशों की बात करें, यूरोप के देशों के लिहाज से बात करें, तो छोटी आबादी के देश होते हैं। भारत भी अपनी जो क्षमताएं हैं, जो हमारी महारत है, उस नज़रिए से दुनिया के तमाम देशों की आज ज़रूरत बन गया है। इस लिहाज से भी आज भारत को स्वीकारता लगातार बढ़ रही, जिस पॉलिसीज पे बीते एक दशक में भारत ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया विश्व मंच पे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये 2023 में जब G20 की समिट हुई थी न्यू दिल्ली में, तो भारत ने पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अच्छी जो है मिसाल दिया था। और जितनी भी कंट्रीज आई थी, डेलीगेशंस आए थे, सबको जो है एक प्रैक्टिकल वे में दिखाया था किस तरीके से फ्यूचर जो है पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, जिससे जो है पेपर वर्क खत्म हो जाके सारी चीज़ें डिजिटाइज करना है। उसमें जो है अगर इसका नेटवर्क बढ़ता है तो ये सिर्फ डीप पीपल टू पीपल जो कॉपरेशन है और डीप पेनिट्रेशन ऑफ इकोनॉमी है, और सारी चीज़ें जो है वो होंगी। जैसे बैंकिंग का सिस्टम है, UPI है, आधार है, एजुकेशन का है, अवसर की उपलब्धता को ऑनलाइन देना है, और एक बहुत ही हॉटलाइन एक तरीके से जो इंटरनेट के थ्रू जो है कॉपरेशन बढ़ जाता है। और इसके साथ ही साथ जो इसकी प्रॉब्लम्स भी है, साइबर जो है सिक्योरिटी की बात आती है, हैकर्स हैं, फ्रॉड्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है भारत ने इसको दिखाया है और करके दिखाया है। और पूरी दुनिया में आज सबसे ज़्यादा जो है UPI जो है डिजिटल पेमेंट इंडिया में हो रहा है। ये चाइना से भी आगे चला गया है। और इसी चीज़ को जो है यूरोप जो है बहुत ही सरप्राइज वे में देखता है कि एक भारत जो डेवलपिंग इकोनॉमी की अवस्था में किस तरीके से अपना जो है विकास जो है हमसे ज़्यादा कर चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा, अगर ये और डेवलप नॉर्डिक कंट्री से होता है कि पेमेंट की समस्या ख़त्म हो जाएगी। लोकल करेंसी में हम रुपए का UPI और रुपे कार्ड जो है, रुपे कार्ड जो है, इसका भी अगर हम वहाँ पे लॉन्च हम फ्रांस में कर ही चुके हैं, यूरोपियन कंट्रीज में, और भी कंट्रीज में अगर यहाँ पे भी होता है तो हमारे यहाँ जो डिजिटल गैप है वो खत्म होगा, फाइनेंस प्रॉब्लम खत्म होगी। डिजिटल ट्रेड की जो बात चली है UAE के एग्रीमेंट के बाद से, इसका जो है आगे से बढ़ेगा। अमेरिका जिस तरीके से जो है आज डॉलर का विपनाइजेशन करता है, स्विफ्ट के पेमेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो एक अल्टरनेटिव जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। हेल्थ में जो है डिजिटल हेल्थ में जिस तरीके से भारत जो है मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट किया है, ये अट्रैक्ट कर रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें वहाँ जाना हो। डिजिटल उससे जो है काउंसलिंग भी हो जाती है। आजकल तो जो है रोबोट जो है ऑपरेशन भी कर देते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं इंडिया टू नॉर्डिक कंट्रीज तो होंगी ही, खासकर साउथ की जो कंट्रीज हैं बिल्कुल गरीब हैं, इनके यहाँ जो है चीप सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो भविष्य का जो है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आगे बढ़ता है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि चाइना PRI चल रहा है, भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर उस लेवल तक ले गया तो ये ज़्यादा कामयाब होगा, ज़्यादा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा पीपल फ्रेंडली होगा और चीज़ों को हमवार करेगा। तो ये अगर हम इसको जो है ग्लोबल लेवल पर जो है हम कर रहे हैं, इसको और ज़्यादा कन्विंस करके लाएं तो PRI से ऊपर ये निकल जाएगा। और जो डिवाइड बना हुआ है नॉर्थ साउथ साउथ साउथ, ये सारा जो है ये गैप बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और इसकी जरूरत भी है हमें खत्म करने की। जी एम्बेसडर सुरेश, हमने देखा कि भारत जब तमाम अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से अलायंसेस कर रहा है, उसमें किस तरह से सभी देशों को शामिल कर रहा है दुनिया के। अब वो चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, इंटरनेशनल AI समिट हो, उसमें भी नॉर्डिक देशों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे में जब हम AI की बात करते हैं और खासकर नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने जब ये कहा
कि मतभेद भले ही हो लेकिन बड़ी चुनौतियों को सामने देखते हुए हमें साथ आने की जरूरत है। तो ये साफ बताता है कि सिर्फ भारत के लिए भारत नॉर्डिक देशों की तरफ नहीं देख रहा है, नॉर्डिक देश भी इस समय भारत की तरफ देख रहे हैं एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर। तो वो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर एक तरह से जिन देशों में ये रहा है कि अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों के साथ साझा न करें, क्या आपको लगता है कि वो पूरी सोच अब धीरे धीरे बदलती दिखाई दे रही है? आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है ये, क्योंकि एक जो आपने कहा कि टेक्नोलॉजी शेयर करने के मामले में जो दुनिया के काफ़ी सारे मुल्क हैं उनके काफ़ी संकोच है कि वो शेयर करें, किस तरह से शेयर करें और क्यों शेयर करें। तो अगर हमको चाहिए तो ठीक है, हम चाहेंगे यूएसए के पास जाएंगे, हम नॉर्डिक कंट्रीज के पास में जाएंगे, करेंगे। लेकिन आपको मैं ये बताता हूँ एक एग्जांपल देकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज चीन यूएसए के करीब ही नहीं है, वो उसे काफी आगे बढ़ चुका है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये यूएसए भी मानता है। इलॉन मस्क वगैरह जो टेक्नोलॉजी एरिया में काम करते हैं, टिम कुक, उन सबके लिए चैलेंज यही है कि जो चीन की जो डेवलपमेंट हुई है इतनी ज्यादा एआई एरिया में, उसको किस तरह से ब्रिज किया जाए गैप जो यूएस और चाइना के बीच में है, ताकि बराबरी वो एसिमेट्री डेवलप ना हो। और ये चीन का हुआ है क्योंकि चीन ने जो लो कॉस्ट मॉडल डेवलप किया एआई का, जिसमें कि पॉपुलेशन की अपनी जो एक स्केल को यूज करके उन्होंने टेक्नोलॉजी की कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। तो जो सेमीकंडक्टर काम में ले रहे हैं उसकी कॉस्ट यूएसए से खाली आधी नहीं 1/10 या 1/20 हो गई है। ये खाली क्यों? क्योंकि वो अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए टेक्नोलॉजी की स्केल आगे बढ़ा सकते हैं। तो काफी सारे देश अब जो है वो जानते हैं कि टेक्नोलॉजी खाली कुछ लोगों के लिए लिमिट में नहीं रह सकती है। अगर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ना होगा तो उसको स्केल करना होगा। और स्केल करने के लिए अगर आप देखा जाए तो दुनिया में कितने मुल्क हैं? चाइना है या फिर बाद में इंडिया है, बल्कि पहले इंडिया है क्योंकि पॉपुलेशन अब चाइना से आगे बढ़ चुकी है ये। और जो पॉपुलेशन इंडिया के पास में है वो टेक्नोलॉजिकली यंग पॉपुलेशन है जो कि काम करना जानती है टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कंट्रीज हैं जो खुद भी अपने आप को क्वांटम कंप्यूटिंग में हुआ हो, चाहे रोबोटिक्स में हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, जहां पे आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आगे डेवलप करने होते हैं, तो उनके लिए स्केलेबिलिटी के तौर पर इंडिया से बढ़िया कोई दूसरा पार्टनर नहीं हो सकता है। चीन तो विद इट्स इकोनॉमिक मॉडल हर एक चीज को अपने में सीमित करके रह जाता है। वो आगे जो है उनको एक होता है कि हम टेक्नोलॉजी आगे ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे जी। लेकिन भारत एक बड़ा सक्सेसफुल और इक्विटेबल पार्टनर जो है, ऐसा पार्टनर दुनिया में और कोई नहीं मिलता है। बिल्कुल, एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर भारत ने उस ट्रैक रिकॉर्ड को स्थापित किया है वैश्विक मंच पे और दुनिया के नज़रिए में कि आखिर भारत क्यों विश्वसनीय है, क्योंकि हमारी पॉलिसी और हमारी बात पे हम कायम रहते हैं। हम दुनिया के जो नियम कायदे कानून है उसके आधार पे चलने और उस प्रकार की व्यवस्थाओं को मानने वाले मुल्क के तौर पे हैं। जाकिर हुसैन जी, क्योंकि इस बात को लेकर भी बात हो रही है कि किस तरीके से भारत एक जिसकी स्वीकारता लगातार बढ़ती जा रही है, और अगर हम इस नज़रिए से समझना चाहें कि ब्लू इकोनॉमी को लेकर उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस रहा है और भारत इस दिशा में एक प्रॉपर क्लियर विज़न और मिशन के साथ में काम कर रहा है, ऐसे में तमाम देश जिनके पास इस प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों की महारत है, भारत की बहुत बड़ी एक लंबी कोस्टल लाइन को किस प्रकार से मदद कर सकता है? क्योंकि हम भारत में कई बार देखते हैं प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो पूर्वी भारत का विकास है जिसमें कोस्टल लाइन भी कहीं ना कहीं आ जाती है, अगर उस तरीके से आगे बढ़ा जाए तो एक समग्र भारत के विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उस विकास के विजन में नॉर्डिक देशों का सहयोग हमारी ब्लू इकोनॉमी में कैसे मददगार? देखिए, ब्लू इकोनॉमी कहा जा रहा है कि एक नया इकोनॉमिक आयाम खुला है जिसको एक्सप्लॉइट करना, जिसका इस्तेमाल करना सस्टेनेबल वे में बहुत ही
इम्पॉर्टेंट हो गया है और उसमें बहुत ही कम कंट्रीज जो है कैपेबल है कि पूरी इकोनॉमीज की सारी पोटेंशियल को टैप करें। लेकिन नॉर्डिक कंट्रीज जो है बहुत ही साइलेंटली ये अपनी जो कैपेसिटी बिल्डिंग इस एरिया में किया है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, जिसमें फिशरीज का है, फ्लोरा एंड फाउना का है, एनर्जी टाइडल है, टाइडल एंड वेव जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की बातें हो रही हैं, और उसके किनारे जो है विंड एनर्जी का भी जो लगता है 5 किलोमीटर की रफ्तार से जो एयर बढ़ती है उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो है इन कंट्रीज के अगर हम साथ में आते हैं तो ये बहुत बड़ा एरिया प्रोवाइड करती हैं, और भारत का जो है 3 मिलियन नॉटिकल माइल का एरिया जो है ये पूरा कवर करता है, जो ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में आता है। तो ये पूरे साउथ एशिया का जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट है ये पूरा जो है ब्लू इकोनॉमी के लिए फुल है, उसकी मैपिंग की जाती है। सारी चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्डिक कंट्रीज जो हमारे साथ मिलकर अगर काम करती हैं तो हम इसको और अपनी जो है स्पीड अप कर सकते हैं सारी चीज़ों को, और जो इसके ड्रॉबैक्स हैं उसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये जो इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं समुद्र के कोस्टल एरियाज में, तो ये एक बड़ा एरिया है जहाँ पर हम जो है बहुत कुछ कर सकते हैं इनके साथ है। लेकिन यही एक बात, 2 बातें मेरे दिमाग में आती है बार बार कि ये कंट्रीज जो हैं एग्रीमेंट MOU साइन करती हैं, लेकिन फिर इसकी प्राइस रख देती हैं कि हमको मार्केट खोल दीजिए, आप हमको ये कर दीजिए। तो ये एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ जाते हैं तो वो बार्गेनिंग बहुत अच्छी करने की जरूरत है। तो यहाँ पर यही सारी चीजें जो नॉर्डिक तमाम जाकिर हुसैन साहब, तमाम हमने FTA ऋतु देखा है इस बात को लेकर कि हम व्यापारिक समझौते के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय हितों के साथ समझौते को लेकर तो तैयार नजर नहीं आते हम। जी हाँ, और हमने देखा है कि तमाम देशों के साथ जब FTA हुए तो उसमें अपने हितों की सुरक्षा भारत ने हमेशा से की है, और यही एक कारण है। और इसको इस तरह से भी डॉक्टर जाकिर हुसैन देखा जाना चाहिए कि उसको स्वीकृति दुनिया के तमाम देशों ने दी है, क्योंकि आपसी हितों का ध्यान रखना ये मुझे लगता है प्राथमिकता रही है तमाम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संधियों में। तो ऐसे में अगर हम बात करें, एम्बेसडर सुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर सुरेश, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की तो बात करते ही हैं, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं, और नॉर्वे और स्वीडन की अपनी इस यात्रा में हमने देखा कि दोनों ही देशों के प्रमुखों ने इस बात पर जोर दिया है। ऐसे में क्या, जब लगातार डॉक्टर जाकिर हुसैन इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में इन देशों के दिल थोड़े तंग हैं, ऐसे में क्या कुछ बड़े परिवर्तन जियोपॉलिटिकल दिखाई देते हैं जिसे लेकर ये संभव हो सकता है? और ये जो नजदीकी है, बात सिर्फ सप्लाई चेन के बाधित होने की, जो पिछले कुछ दिनों में जो बड़े परिवर्तन हुए हैं, क्या कारण वही है सिर्फ? देखिए, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि वैश्विक व्यापार में या वैश्विक स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस में कोई भी चीज में कोई चैरिटी नहीं होती है। कोई ये नहीं होता है कि मैं बहुत उदार हो गया हूं तो मेरे पास ये है, आप आके ले जाइए। नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। हर एक को अपने हितों की सुरक्षा करनी होती है। भारत के लिए भी चीज बात लागू होती है। हम अगर हमसे कोई कहे कि भाई आपके पास सौर एनर्जी का बहुत बड़ा भंडार है, आप हमको दे दीजिए, तो हम कहां से क्या करेंगे ये? तो अल्टीमेटली अब आयरन ओर की बात कर लीजिए आप। हमारे पास आयरन ओर का काफी बड़ा भंडार है, काफी लोगों को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, करा भी है, लेकिन दिक्कतें बीच में आई हैं क्योंकि हमारी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी भी मामले में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें चीजों एक चैरिटी की जरूरत मिल जाएगी। हर एक कंट्री अपना फायदा नुकसान देखेगा। भारत के मामले में हम जब बात करते हैं तो ये नहीं करते हैं कि भाई हमारा हित आपका हित, वो तो होता ही है, लेकिन बात ये करते हैं कि अगर आप हमसे ये टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा। तो इसीलिए मैंने बात करी थी स्केलेबिलिटी की, कि अगर टेक्नोलॉजी की मार्केट ज्यादा बड़ी होगी तो उनको चाहे रॉयल्टी समझ लीजिए या टेक्नोलॉजी शेयर के ऊपर जो उनको प्रॉफिट होता है वो पर इकोनॉमी साइज ज्यादा हो जाता है ये।
तो उनके लिए भी ये भारत से समझौता करना या भारत से एग्रीमेंट करना, क्योंकि भारत की मार्केट बड़ी है, उसी चीज के लिए भारत में यहाँ पर मोर देन 1 बिलियन लोग हैं, बाकी कंट्रीज में 10 मिलियन हो जाएंगे हद से हद। तो उसको देखते हुए हमें अपने जो स्ट्रेंथ है कि हमारी ताकत है हमारी मार्केट इकोनॉमी, हमारी ताकत है एडेप्टेबिलिटी, कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हम किस तरह से इनोवेट कर सकते हैं और फिर उसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सब हमारी ताकत है। उसको देखते हुए मेरे ख्याल है हमें इस मामले में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर फिनलैंड को लगता है कि मैरीटाइम में, शिप बिल्डिंग में। मिस्टर गोयल, आपको रोकना चाहेंगे, कुछ सीधी तस्वीरें इस वक्त हमारे पास में आ रही हैं नॉर्वे से, जहां पर ये नॉर्डिक समिट चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी और 5 देश जो नॉर्डिक समूह के देश हैं उनके साथ उनकी बैठक के बाद में संभवतः अब तमाम नेता क्या बात सामने रखते हैं इस मंच के माध्यम से, उसको भी देखने का इंतजार है और सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। Everyone and welcome. Today the Nordic Prime Ministers have met with Prime Minister of India for the third meeting in the Nordic Indian context. I've been very happy to host Prime Minister Modi here in Oslo, and today we've had a good meeting and a good discussions on topics on the international agenda. I think this meeting is a manifestation of what a more unpredictable world really needs. More cooperation and collaboration between democracies, that despite differences in geography and size and history have common। ये तस्वीर एक तरीके से ऋतु आना शुरुआत हो गई, जहां पे तमाम नेता अपनी अपनी एक तरीके से बात रख रहे हैं और अपना संबोधन दे रहे हैं। और शुरुआती समय में इस बात का भी जिक्र किया कि जो वैश्विक इस वक्त हालात हैं, चुनौतियां हैं, उसके बीच में भारत और नॉर्डिक देशों के साथ में सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो वैश्विक चुनौतियां हैं, जो दुनिया के सामने चिंताएं हैं, उसके बीच में सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर कहीं ना कहीं मंथन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी का एक तरह से आभार भी व्यक्त किया इस समिट में, और साथ ही उन्होंने कहा कि अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड इस समय जो है, मतलब तमाम वो ऐसी परिस्थितियां जो कि सोची नहीं गई थी कि कभी इस तरह से हो जाएगी, उन परिस्थितियों, उन चुनौतियों के समाधान को लेकर एक विस्तार से मंथन हुआ है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में, मिस्टर गोयल बने हुए हैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन बने हुए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि हम इस बात को अभी जिक्र कर रहे थे कि जब नॉर्डिक समिट, भारत नॉर्डिक समिट में तमाम विषयों पे बात होगी, उसमें क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियां जो हैं उस पर भी बात होगी। मौजूदा वैश्विक हालात, जियोपॉलिटिक्स को लेकर उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, उनके समाधान पर एक कंसेंसस कैसे बनाया जाए, संघर्ष से शांति की आगे बढ़ते हुए व्यापार से समृद्धि की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए, निश्चित तौर से ये सब चीजें भी फोकस में होगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन, देखिए, ये आज के युग को देखते हुए, आज के वक्त को देखते हुए आपसी समझौते और उसके पोटेंशियल एक तरफ है, और इसको कैसे हार्नेस करना है, कैसे एक दूसरे तक सप्लाई करना, वो दूसरी तरफ आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन इज ओवर, रीडिफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लॉजिस्टिक चेन ये खत्म बिल्कुल हो गई है, कहीं से कोई जो है मिलाप नहीं हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल रुक सा गया है। ऑयल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि आवागमन बिल्कुल रुक रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके कंट्रीज इतना ज़्यादा असर्टिव हो गई हैं कि वो ग्लोबल कॉमन्स की बात ही नहीं कर रही हैं। हर जगह ब्रेकअप हो रहे हैं, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस हो रही हैं। तो ये पूरा विश्व का पूरा जो है, कोरोना के बाद ऐसा लगा था कि विश्व फिर जो रिकवरी की तरफ आएगी, लेकिन लड़ाई ऐसी शुरू हो गई है, अब वो ख़त्म होने का मुझे तो नहीं लग रहा है कि अभी जल्दी ख़त्म हो पाएगी, या जो विश्व ऑर्डर पहले था कोरोना के पहले, वो 5 साल से पहले जो है रिस्टोर हो पाएगा। तो इसीलिए नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो चुकी है। इस बात को पूरा दुनिया जान रही है, हम भी जान रहे हैं। वो बड़ी मार्केट, भारत जैसी बड़ी मार्केट की तरफ आ रही है, जहां उनको बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग न करना पड़े। चाइना ने उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बिल्कुल चीप प्रोडक्ट सप्लाई करके बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म के कगार पे कर दिया है। और बैंकिंग सिस्टम, अमेरिका ने जिस तरीके से उनके ऊपर टैरिफ लगाया है, वो उनके लिए शॉकिंग की तरह नजर आया है। यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है, पूरा यूरोप थ्रेट में है कि कब न्यूक्लियर वार हो जाए, क्या हो जाए, बिल्कुल अनसर्टेन है। तो उनको लगता है कि साउथ एशिया है जिसमें भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, उसके साथ अगर हम एक अच्छा मतलब रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, ये तभी संभव है जब जो है
पूरा जो है सप्लाई चेन है, ग्लोबल कॉमन्स हैं, कॉमन ग्लोबल चैलेंजेस को जो है रूल बेस्ड ऑर्डर, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रूल बेस्ड ऑर्डर को हमको लेके चलना है और इंटरनेशनल एजेंसीज को फिर से जो है रीस्टैब्लिश करना है, तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हम एग्रीमेंट कर लें, बहुत ही दूरस्थ कंट्रीज हैं, उनके साथ चीज़ें होंगी कैसे जी। तो इनकी चिंता, बहुत बड़ी चिंता ये है कि अगर ये सिस्टम नहीं स्मूथ हुआ, नहीं स्टेबलाइज हुआ, नहीं नॉर्मल हुआ, तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी लेके बैठे रहेंगे। एम्बेसडर गोयल, 2022 में कोपेनहेगन में जब दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन हुआ तो उसमें भी भारत और नॉर्डिक देशों ने हरित प्रौद्योगिकी औद्योगिक परिवर्तन के महत्व को एक तरह से इस मंच पे रखा था, और इसमें भी लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड आईटी, एक बड़ा उदाहरण है नॉर्डिक देशों और भारत के बीच में जो साझेदारी के साथ काम कर रहा है। ऐसे में नॉर्डिक देशों और भारत के बीच में व्यापार को बढ़ाना, मैरीटाइम सॉल्यूशंस पर काम करना, पोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन, इसके साथ दोनों देशों के बीच में व्यापार भी बढ़ेगा और आर्थिक सहयोग बढ़ेगा, इस पर एक सहमति हुई थी। तो ये एक, क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा बिंदु होगा जिस पर तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में और आगे बढ़ते हुए ये सभी देश दिखाई देंगे? मैं एक आपके ने जो सवाल पूछा है उससे थोड़ा परे हटना चाहता हूं, अगर आप मेरे को इजाजत दें तो, क्योंकि आपने कहा कि ये जो कॉन्फ्रेंस में मेन एरियाज ऑफ कवरेज क्या होगी जी। ऐसा अगर देखा जाए तो कॉन्फ्रेंस किस चीज के बारे में है ये और क्या डिस्कस करेंगे ये एजेंडा जी। तो नहीं, देखिए एजेंडा तो डिटेल्स की बात हो जाती है, लेकिन फोकस किस चीज के ऊपर है? आफ्टर ऑल जब ये प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए हैं तो भारत में काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ कि कहाँ तो आप पेट्रोल बचाने की बात करते हैं, हमसे बोल रहे हैं कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल मत कीजिए, और आप खुद जा रहे हैं 5 देशों की यात्रा पर, तो किस लिए जा रहे हैं? तो सॉरी, मैं एक हल्के फुल्के वे में मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक चीज कही थी, शायद हफ्ता भर हो गया, कि अगर हम देखें जो पिछला दशक रहा है ग्लोबल पैरामीटर्स के लिए, व्यवस्था के लिए, एक बड़ा मुश्किल वाला दशक रहा है ये। पहले कोविड में जो है पूरी विश्व की इकोनॉमिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, आपने देखा था ये। अभी कोविड से उभरने नहीं पाए थे, फिर यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। यूक्रेन के युद्ध में फिर जो है एक ट्रेड रेजिलियंस खत्म हुआ, फ्यूल की, एनर्जी की सप्लाई चेन खत्म हो गई। उसके बाद में ईरान का युद्ध शुरू हुआ, गाजा में हुआ। तो जो उन्होंने कहा था कि हम फिर धीरे धीरे गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं वो खाली भारत नहीं बढ़ रहा है जी। उन्होंने दुनिया की बात की कि दुनिया इस एक दशक में जो मौजूदा चुनौतियां, वैश्विक चुनौतियां हैं, वो पूरी दुनिया को एक बार फिर दशकों पुरानी गरीबी में ढकेल देंगी, उस आबादी को। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है जो ये इंडिया नॉर्डिक सम्मेलन होगा, इसमें ये जो इस तरह के ग्लोबल चैलेंजेस हैं कि जो इस दशक में बदलाव हुए हैं, और जो बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, जितने भी देश हैं, उनको जो दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, और उन दिक्कतों में जो उनके जो लोग हैं, पूरे विश्व के जो लोग हैं, जो बराबर एक गरीबी की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए आखिरकार एक क्या हल होना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मेरा ख्याल है इंडिया नॉर्डिक समिट जो है, सब मिला करके जो ये स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस है, जो ग्लोबल चैलेंजेस है, उनके ऊपर बात होगी। जी एम्बेसडर सुरेश, जब आपने इस बात को छेड़ा है तो आप ही से इसका जवाब भी चाहेंगे कि भारत और नॉर्डिक देशों का ये समूह किस तरह से उन विश्व की बड़ी ताकतों ने जिन चुनौतियों को दुनिया के सामने रखा है उसका समाधान ढूंढेंगे? जी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप देखें कि यूरोप में अगर मेजर कंट्रीज हैं, यूके, जर्मनी, फ्रांस, वो सब तीनों कंट्रीज कहीं ना कहीं नेटो से लिंक होने के अलावा यूएसए से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है कि उनको एक अलग रास्ता ढूंढने में यूएसए की तरफ देखना पड़ता है। अगर हम देखें गाजा या वेस्ट एशिया में, वहां पर अमेरिका, चाइना को अगर अलग रखा जाए
या रशिया को अलग रखा जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। नॉर्डिक कंट्रीज ऐसी कंट्रीज हैं, अगर देखा जाए वो यूरोप से लिंक भी हैं, दे आर मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, नेटो से लिंक्ड है, लेकिन फिर भी जो जियो पॉलिटिक्स में उनका एक अपना अलग रवैया है, एक अलग डायरेक्शन है। तो अगर हम ये देखते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर के वैश्विक रूप से कोई समाधान ढूंढा जाए जिसमें कि जो आजकल के लिमिटेड व्यूज हैं, जो लिमिटेड तरीके हैं, उनसे परे हट के कोई रास्ता खोजा जाए, तो मेरे ख्याल है उनमें ऐसे ही देशों की जरूरत पड़ेगी जो कि किसी से ज्यादा बंधे हुए नहीं है और जिनका रवैया पहले से प्रेजुडिस नहीं है। जी डॉक्टर हुसैन, क्योंकि जो इस वक्त बैठक चल रही है भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, तीसरा शिखर सम्मेलन, वहाँ पे जो संभवतः शुरुआती उद्बोधन होता है नेताओं का, उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा इस बात का भी जिक्र किया गया कि और हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं और सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस मंच से क्या कुछ अपनी बात रखी। आइए आपको सीधे वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। Thank you so much. Good afternoon, everyone, and welcome. Today, the Nordic Prime Ministers have met with Prime Minister of India for the third meeting in the Nordic-Indian context. I've been very happy to host Prime Minister Modi here in Oslo, and today we've had a good meeting and a good discussions on topics on the international agenda. I think this meeting is a manifestation of what a more unpredictable world really needs. More cooperation and collaboration between democracies that, despite differences in geography and size and history, have common approach to how we take on the big issues of our times. We've had important discussions on global security, economic cooperation, and the growing geopolitical challenges that we all face. Nordic and countries and India. We have focused on support for international law, a rule-based order that needs also reforms and progress, and also emphasizing the need for a just and lasting peace in Ukraine and finding a way diplomatically on the ongoing conflict in the Middle East. We have discussed security, trade, and how to deepen our economic relations after we all have now free trade deals between EFTA countries and India, and the European Union and India. So in a time marked by wars in Europe and the Middle East, huge challenges in the supply chains, in energy markets, we really need to have to step up our voice, speak out at the right occasions, and today has given us a good opportunity to unite around positions we can take forward together and in different fora. Thank you for all of you for being here, and Prime Minister Modi, the floor is yours. सभी नॉर्डिक देशों के लीडर्स, डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भाग लेने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर का इस समिट का आयोजन करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी नॉर्डिक लीडर्स का भी यहाँ स्वागत करता हूं। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और मल्टीलेटरलिज्म के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता हमें नेचुरल पार्टनर्स बनाती है और टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी में हमारी शेयर्ड प्रायोरिटीज हमारे संबंधों को अवसरों से भर देती है। इसलिए 8 वर्ष पहले हमने नॉर्डिक देशों के साथ अपने संबंधों को ऊर्जा और गति देने के लिए इस फॉर्मेट का गठन किया। फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में
हमने अपने संबंधों में विशेष प्रगति की है। 10 वर्षों में हमारा बायलैटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं। इस मजबूत नींव पर अपने संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हमने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पहल की है। फ्रेंड्स, अक्टूबर 2025 से नॉर्वे, आइसलैंड और अन्य एफ्टा देशों के साथ हमने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया और कुछ ही महीने पहले हमने भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन भी भागीदार है। इन महत्वाकांक्षी ट्रेड एग्रीमेंट से हम भारत और नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरीटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। और हमारे बीच इस यूनिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। फ्रेंड्स, भारत नॉर्डिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे व्यापक रिसर्च और इनोवेशन टाइज भी है। इसे सुदृढ़ करने के लिए हम साथ मिलकर यूनिवर्सिटी, लैब्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच लिंकेजेज बढ़ाएंगे। हम आर्कटिक और पोलर रिसर्च में अपना सहयोग और गहरा करेंगे और भारत और नॉर्डिक देशों के बीच स्किल डेवलपमेंट और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर सुनिश्चित करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे। और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है। और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर
और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड्स। योर एक्सेलेंसी, वैसे तो हम सभी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी एक शब्द भी हमारी नेचुरल पार्टनरशिप को रेखांकित करने के लिए काफी होता है। आज मैंने कई बार संबंध, इस संबंध शब्द का प्रयोग किया। कई नॉर्डिक भाषाओं में संबंध का शब्द का अर्थ कनेक्शन, रिलेशंस, एक बॉन्ड। हिंदी में भी संबंध का अर्थ यही है। यह केवल शब्दों की समानता नहीं है, यह हमारे विचारों की निकटता को दर्शाता है। आइए हम अपने बीच संबंध को हर क्षेत्र में प्रगाढ़ करें और इंडिया नॉर्डिक पार्टनरशिप को शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, इनोवेशन और सस्टेनेबल फ्यूचर का एक मॉडल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, and first of all, thank you, Jonas, for convening this meeting today. All of us standing here on the stage believe in a rule-based world order, and unfortunately, the old world order is changing rapidly, and it's not going in the right direction. And therefore, it is even more important than before that partners who really believes in democracy actually work together. And this is exactly what we have been doing today. It has been 4 years since we had our last India-Nordic summit in Copenhagen. We had a lot to talk about 4 years ago, and we have even more to talk about today. There is this idea growing right now that the middle powers in the world should act together, stick together, work together. We cannot say that India is a middle power. You are one of the biggest powers. It's not very easy to say that the Nordic countries are a middle power because we are too small to be a middle power. But when we are united, the Nordic countries, then we are a middle power. And working together with one of the greatest powers on these very clear ideas and values, I think we can bring stability, prosperity, and unity into a world that is changing rapidly and unfortunately not in the right direction. So we have had discussions today on how to integrate even further India and the Nordic countries, especially when it comes to democracy, AI, new technologies, the green transition, defense and security. And I am very optimistic when it comes to our cooperation, and I think we have agreed today to deepen our cooperation. So let's do that, and let's show the rest of the world that democracies still have the will and also the capability to move forward together. And this is what we have been discussing today. Thank you, Jonas. The next speaker is the Prime Minister of Sweden, Ulf Kristersson. Well, thank you so much. Let me first echo Mette and say, Jonas, thank you so much for convening us for this third summit. And Prime Minister, when we met 2 days ago in Sweden, together with a big business delegation from Sweden and around Europe, we came back to 3 keywords all the time. It was innovation, it was scale, and it was the importance of long-term, reliable relations. I think these 3 keywords, they are applicable also here today in the Nordic setting. We do appreciate that. So I want to thank you for the excellent cooperation we have and the close partnerships, bilaterally, but also in the Nordic format. We all are convinced and excited about the fact that the new opportunities that the EU-India free trade agreement will bring, both to India and to Europe as a whole. And finally, I think there is a good room for expanding our partnerships in investments, in innovation, in diplomacy, as we talked about today,
and also in defense cooperation. So there is a great variety of opportunities that lies before us. Thank you so much. Good afternoon. First, I want to thank you, Jonas, for hosting this summit. With Prime Minister Modi and Nordic colleagues, we discussed the current international order that is characterized by geopolitical shifts, turbulence and uncertainty. We can expect this uncertainty to continue for the foreseeable future. In these turbulent times, we continue to strengthen partnerships that are based on trust, mutual respect, as well as shared democratic values and interests. The Nordics share many objectives with India. For example, strengthening the rules-based international order and responding to climate change with sustained multilateral action. Today we agreed that Finland will host the next Nordic-India Summit. I also had a good bilateral discussion with Prime Minister Modi. There is a great momentum in our relations. Both President Stubb and I had a pleasure to visit India earlier this year. Earlier this spring, we had established a strategic partnership in digitalization and sustainability. Finland is committed to bring this partnership into concrete actions. These interactions witness the importance and potential that we attach to collaboration with India. With the India-EU Free Trade Agreement, we set the aim of at least doubling the value of trade between India and Finland by 2030. I look forward to continuing collaboration with India bilaterally, in the Nordic context, in the EU and multilaterally. I also wish India the best success in hosting the World Circular Economy Forum this autumn. The forum is a Finnish initiative, and circular economy is one of our key areas of cooperation. Thank you. Thank you. And I want to start out again by thanking Prime Minister Modi for coming to visit us in this region, and also obviously Prime Minister Störe for hosting us here. I had my first bilateral meeting with Prime Minister Modi this morning, which was a very exciting meeting for us because we have such a good story to tell between these two countries. And I think in today's world, like many have said here, people need a sense of hope that unlike countries in some aspects can come together, that there's a sense of respect between nations, in dialogue, in trade, that we're not feeding a world where we're closing off, but we're opening up to each other. And so I think this summit comes at a very poignant time for us, that we can show that even though we're miles apart as a grouping, as Nordics, from India, but also for a country like Iceland, which is very different in scale and size, there are so many things that tie us together. Obviously on our end, like Prime Minister Modi mentioned, our expertise when it comes to geothermal energy and renewables is something that we are very happy to share, and we know that we are getting things in return. We've seen through the free trade agreements, like Prime Minister Modi addressed, an increase in investment coming from Iceland into India. So there's so many things that we can do together. And I just have to address, I love that word samband. I'm not going to go into depths into other languages here, but this is a purely Icelandic word. You must hear this. This is such a purely Icelandic word, and people will be very devoted to this language, Prime Minister Modi, because this is what people need. They need more samband today. I also want to address just generally the tone that's coming out of this meeting, which is very important. We are obviously leaders in our part of the world as a Nordic group, but having the biggest democracy in the world, the leader of the biggest democracy, address things like climate change and seeing it as something that we need to address for progress, not something that holds us back, is such an important message coming from a leader at this scale today. I think a lot of people are afraid by what we need to do,
And here we're harnessing hope, and this is a message that needs to be heard. It's the same with trade and investment, that we're opening up, not closing off. It's the same with finding ways to come together on AI and tech instead of maybe pushing it aside or not wanting to adapt to it, that we have global rules and regulations on it. This is really pushing us to think. And obviously also towards the end, how we talk about multilateralism. Excellent speaking points on the fact that the UN and these big institutions, they're in a way operating on a 20th century model. That's maybe why people are losing trust in them, but that doesn't mean we should put it aside. We need to revamp them. And so these are all hopeful messages that I take out of this meeting, and I look forward to further cooperation. Thank you. तो ये एक तरीके से जॉइंट स्टेटमेंट इंडिया नॉर्डिक के तीसरे शिखर सम्मेलन के बाद में, और सभी नेताओं ने अपनी अपनी बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर से भारत की बात को रखा, किस तरह से तमाम नॉर्डिक देश और भारत एक सोच के साथ में वैश्विक भलाई के लिए मिलकर आगे बढ़ने को तैयार नजर आ रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा कि 5 नॉर्डिक के देश और भारत में जो समानता की उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि ये पांचों ही देश और भारत लोकतंत्र में एक नियम आधारित व्यवस्था और बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता है, जो इन पांचों ही देशों को भारत के साथ एक नेचुरल पार्टनर यानी स्वाभाविक साझेदार बनाती है। और इसी साझेदारी को और ऊर्जा और गति देने के लिए इंडिया नॉर्डिक का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में किस तरह से भारत नॉर्डिक के साथ जो बायलैटरल ट्रेड रहा है वो 4 गुना द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के डेवलपमेंट फंड ने भी भारत के विकास में अहम भूमिका निभाई है। 200% की बढ़ोतरी हुई है निवेश में, और नॉर्डिक देशों की भी अर्थव्यवस्था में सकारात्मक भूमिका निभाई है। भारत ने जिस तरह से निवेश हुआ है, अब वो चाहे उनके जॉब क्रिएशन में रहा हो या फिर विकास में, इसी के साथ जॉब का निर्माण का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया, और उन्होंने कहा कि अब इस सहयोग को हमको नेक्स्ट लेवल ले जाना है, यानी कि इसका और बड़ा विस्तार करके लेना है। और प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन के साथ में FTA हुआ, इसके अलावा एफ्टा देशों के साथ में जो FTA हुआ, तो ये कहीं ना कहीं एक नए द्वार संभावनाओं की खोलता है आपसी व्यापार को और ज्यादा आगे बढ़ाने को लेकर। और FTA से नॉर्डिक देशों के साथ में स्वर्णिम युग की शुरुआत की बात भी जिक्र जी हाँ, उन्होंने जिक्र किया कि भारत और नॉर्डिक देश इस समिट से अब ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की गई है, तो इसका उन्होंने जिक्र करा। उन्होंने कहा कि भारत के स्केल के साथ नॉर्डिक देशों की टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, उन्होंने तमाम देशों का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह से हर नॉर्डिक देश की अपनी जो ताकत है वो भारत के साथ मिलके सिर्फ भारत और नॉर्डिक देशों के लिए काम नहीं करेगी, बल्कि वैश्विक भलाई की दिशा में किस तरह से नॉर्डिक देशों के साथ भारत आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, और रिसर्च को लेकर भी खास तौर से फोकस नजर आया कि कैसे आर्कटिक क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा दे सकते हैं, और इस लिहाज से जो यूथ की मोबिलिटी है वो आने वाले वक्त में बढ़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार का टैलेंट मौजूद है, संभावनाएं मौजूद है, उस दिशा में नॉर्डिक देश और भारत मिलकर इस दिशा में तेजी से काम करेंगे। और ये सारे काम न सिर्फ इन देशों की भलाई के लिए होंगे, बल्कि दुनिया की भलाई के लिहाज से भी कई प्रकार की नई संभावनाओं के द्वार खोलते नजर आएंगे। खासतौर से युवाओं पर भी फोकस दिखाई पड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये मंच ऐसा रहा, तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, ये एक ऐसे समय हो रहा है जब हम देख रहे हैं वैश्विक उथल पुथल है, और इस मंच पे भी उसका जिक्र भी हुआ। और वैश्विक तनाव और संघर्ष में रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को स्थापित करेंगे, इसकी भी प्रतिबद्धता सभी देशों ने जताई। साथ ही मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म, प्रधानमंत्री ने कहा कि आवश्यक ही नहीं बल्कि अर्जेंट भी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने एक शब्द का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि संबंध वो शब्द है भारत में जिसकी बड़ी अहमियत है। मतलब वो द्विपक्षीय रिश्ते हो, सामान्य रिश्ते हो, और भारत की पूरी एक तरह से भारत के सनातन की हम जिक्र करें या भारत के विचार की अगर बात करें, तो संबंध एक बड़ा शब्द है। उन्होंने उसके अंग्रेजी भी शब्दों का जिक्र किया कि ये रिलेशंस, कनेक्शंस, बॉन्ड है, विचारों की निकटता को भी दिखाता है। और एक तरह से एक बेहतरीन चीज ये रही कि इस मंच पे जब आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ये संबंध शब्द जो है, इसका जो उन्होंने एक तरह से इस पूरे समिट में सभी देशों को साथ जोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल किया है, उसकी सराहना भी उन्होंने की। बिल्कुल, और लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये कि वैश्विक चिंताओं के बीच में आतंकवाद पे
नो कंप्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा और कहा कि दुनिया में जिस प्रकार का संघर्ष चल रहा है उसके लिए, शांति लाने के लिए हम सब देश प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे, मिलकर काम करते रहेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त ओस्लो से ही जुड़ रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री के इस दौरे को कवर कर रहे हैं, और डॉक्टर जाकिर हुसैन लगातार एक एक्सपर्ट के नाते हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ओस्लो से इंडिया नॉर्डिक के मंच से इस बात का रखना कि तमाम देशों के साथ भारत एक नेचुरल दोस्त के तरीके से है और हमारे बीच में बहुत समानताएं हैं जिस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया और जो और सारे प्रधानमंत्री थे सबने इस बात को कहा। खास करके जब हम सुन रहे थे आइसलैंड की प्रधानमंत्री बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि भले ही भारत से हमारी दूरी थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन भारत के साथ जो हमारा स्वाभाविक संबंध है वो संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, एक घोषणा हुई, एक बड़ी घोषणा हुई कि ये 5 नॉर्डिक देश और भारत पार्टनरशिप एग्रीमेंट की उन्होंने घोषणा की है। और इस एग्रीमेंट का क्या क्या तत्व आएंगे वो तो बाद में थोड़े से विश्लेषण उसके जो डिटेल्स से आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही इसकी घोषणा की कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच में ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है। मतलब ये कि अभी जो डेनमार्क के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहले बना था और फिर कल नॉर्वे के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ और आज नॉर्डिक देशों के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसका मतलब यह है कि नॉर्डिक देशों के सभी देशों के साथ भारत का एक ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बना है। और निश्चित तौर पे यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, भारत को ऊर्जा की सख्त जरूरत है और जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, रूस पे तरह तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं, ऐसे में भारत को एक अल्टरनेट एनर्जी की तलाश है। और ऐसे में नॉर्डिक देशों के साथ जो क्षमता है उस क्षमता के भारत के साथ साझा करने के लिए उन्होंने जो प्रतिबद्धता जताई है वह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात का जिक्र किया। कल भी उन्होंने नॉर्वे के साथ शिखर सम्मेलन के बाद उन्होंने जिक्र किया था और आज भी उन्होंने जिक्र किया कि ये जो पूरी दुनिया में मल्टीलेटरल फोरम में जो एक कह सकते हैं कि असमानता है उसमें रिफॉर्म की जरूरत है, उस रिफॉर्म पर भी सारे देश सहमत है। और इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो रूल बेस्ड होना चाहिए, इस पर भी नॉर्डिक देश और भारत सहमत है। तो रिफॉर्म की बात हो इंटरनेशनल सिचुएशन में या इंटरनेशनल ऑर्डर बदल रहा है लेकिन नया इंटरनेशनल ऑर्डर बना नहीं है, इसके लिए सारे जो नॉर्डिक देश और भारत काम करेंगे। आतंकवाद पे जो नो कंप्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड, यह जो बात नॉर्डिक देशों ने माना है निश्चित तौर पे भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित देश में शामिल है। और पिछली दफा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले साल आना था नॉर्वे और पहलगाम में जो आतंकी हमला था उसकी वजह से नहीं आ पाए थे। इसकी बात की भी तस्दीक इन सारे नॉर्डिक देशों के लोगों ने की है। तो निश्चित तौर पे आतंकवाद पे इनटॉलरेंस जो है ये नॉर्डिक देशों के अंदर बना है और यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि कोई भी सहयोग अगर आगे बढ़ता है, दुनिया में कोई भी विकास के लिए सहयोग अगर बनता है तो उसमें आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस बहुत जरूरी है। और जो नॉर्डिक देशों के साथ शिखर सम्मेलन हुआ उसमें प्रधानमंत्री ने खुद इस बात की पुष्टि की, तो निश्चित तौर पे यह एक महत्वपूर्ण बात है। अब इसका जो पूरा ज्वाइंट स्टेटमेंट जो फॉर्मल क्या क्या किन किन बातों पे चर्चा हुई, किन किन बातों पे क्या क्या सहमति बनी, ये थोड़ी देर में हम लोगों को मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पे ये आज जो है दिखा कि 4-5 नॉर्डिक देश और एक भारत के बीच में एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहा है। और इस बात की घोषणा हुई कि अगला जो नॉर्डिक सम्मेलन होगा वो होगा फिनलैंड के अंदर। तो फिनलैंड अगला आयोजक होगा नॉर्डिक और भारत के बीच में जो शिखर सम्मेलन होगा। और इसका मतलब यह है कि जो पहला, दूसरा और तीसरा जो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन हुआ उसके बाद भी इसका सिलसिला जारी रहेगा और भारत और नॉर्डिक देशों के बीच में जो बनता हुआ विश्वास है और खास करके इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी जो वित्तीय क्षमता
क्षमता है, इनकी जो तकनीकी क्षमता है और भारत के पास जो टैलेंट और काम करने वाले हाथ हैं, इन दोनों के बीच में जो संबंध बनेगा, जिस संबंध की चर्चा बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की, तो ये जो संबंध है वो दुनिया में एक जहां अशांति फैली है, जहां टकराव है, ऐसे में यह जो भारत और नॉर्डिक देशों ने एक जो संकेत दिया है, वह संकेत दुनिया में एक सकारात्मक आशा जगाने वाला संकेत है, जिसकी चर्चा आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने भी की कि वी नीड टू हैव होप। और ये होप जो है वो भारत से आ रहा है और ये होप जो है नॉर्डिक देशों की तरफ से आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल अखिलेश जी, आपने सही कहा कि जिस तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन एक तरह से ट्रांजिशन को लेकर बात की जा रही थी इन देशों के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए, तो एक महत्वपूर्ण ऐलान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत हो गई है। लगातार बात हो रही थी और तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन इस मायने में एक तरह से अभूतपूर्व हो जाएगा, क्योंकि हम लगातार जो बात कर रहे हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, रिसर्च को, इनोवेशन को भारत में किस तरह से मजबूत किया जाए, तो ये मंच, ये साझेदारी जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये एक तरह से बड़ा द्वार भारत के लिए खोलने जा रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये भागीदारी, क्योंकि आज जो स्थिति है दुनिया में, एक तरफ से अमेरिका की जो टैक्स मनमानी है, टैरिफ मनमानी चली, उसके बाद अमेरिका के कई शर्त हैं, उन शर्तों पे कई बार बहुत देर होती है संबंधों में। यूरोप के साथ निश्चित तौर पे जो पार्टनर हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, एफ्टा हुआ है, नॉर्डिक के कुछ देश और अन्य जो इधर के यूरोपीय देश हैं, और आज जो इंडिया नॉर्डिक के बीच में जो एक सहमति बनी है, तो निश्चित तौर पे एक दुनिया में एक नया रास्ता दिखाने वाला ये संबंध है। और ये रास्ता है कि सकारात्मक सहयोग, और ये रास्ता उस तरीके का रास्ता है कि ऐसे में लाख विभिन्नताएं हो, लेकिन जो डेमोक्रेसी के बीच में जो एकता की जरूरत है, जो लोकतंत्र के बीच में जो एक सहमति बनाकर, एक कह सकते हैं कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर जो आगे बढ़ने की बात है, यह भारत और नॉर्डिक देश उस पे तरीके से उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यह जो है एक नजीर बनेगा दुनिया के अन्य देशों के बीच भी कि किस तरीके से टकराव और अनिश्चितता के बीच में सहयोग के रास्ते पर चला जाता है, न कि टकराव से घबराकर या टकराव से अपने ध्यान का जो केंद्र है उस ध्यान के केंद्र को भटकाने की बात है। तो यही मुझे लगता है कि भारत के डिप्लोमेसी की जो झलक दिख रही है यहाँ पे नॉर्डिक सम्मेलन के बीच में भी, कल नॉर्वे के साथ भी हुआ, और उसके पहले अखिलेश जी, आप जो डिप्लोमेसी की झलक का जिक्र कर रहे हैं उसमें इस चीज को जोड़ते हुए कि जो बात ऋतु ने भी कही कि ग्रीन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिक इनोवेशन पार्टनरशिप, भारत लगातार तकनीक हस्तांतरण के माध्यम से हमारे जो 2070 के जो लक्ष्य हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की बात कर रहा है। कई चिंताएं रही हैं कि क्या हम उस प्रकार की तकनीक तक पहुंच हमारी सुलभ होगी। जब हम इस प्रकार की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देख रहे हैं, तो क्या एक संभावना बृहद स्तर पे बनती हुई दिखाई पड़ रही है? उन चिंताओं से आगे बढ़कर वो एक पहुंच हम तक सुलभ होगी? देखिए, निश्चित तौर पे जब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऐसा होता है कि एक दूसरे के ज़रूरतों को ध्यान में रखकर एक कॉमन जो वर्ल्ड व्यू बनता है, उस कॉमन वर्ल्ड व्यू के अंदर जो एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने की बात होती है और एक कॉमन मुद्दों पर आगे बढ़ने की बात होती है, इसलिए इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बोलते हैं। तो यह जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत और नॉर्डिक देशों के बीच में दिख रहा है, निश्चित तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं कि एक घटना है, क्योंकि पिछले दिनों देखा कि यूरोपीय यूनियन के साथ जिस तरीके से मदर ऑफ ऑल डील्स की घोषणा की खुद यूरोपीय यूनियन के नेता ने, और उस तरह से आज नॉर्डिक के जो देश थे, पांचों देश मिलकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक साझा चिंता और एक साझी आशा का जो बता रहे थे, तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जहां तक फंडिंग की बात है, देखिए पूरे दुनिया में जो कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं जिसमें कि क्लाइमेट चेंज पर बात होती है, तो उसमें एक बेसिक मुद्दा यह था कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो दुनिया के जो विकसित देश हैं वो दुनिया के विकासशील देशों को सहयोग करेंगे तकनीक देने में, लेकिन निश्चित तौर पे ये आशा पूरी नहीं हुई। तो एक अलग से रास्ता बनाना होगा ताकि जिन देशों को चिंता है क्लाइमेट चेंज को रोकने की, उन देशों को सामने आना होगा और उन देशों के साथ मिलना होगा जहां की क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए तकनीक मुहैया करना है, और ये तकनीक नॉर्डिक देशों के पास है। और इसीलिए माना जाता है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की जो जितने आयाम हो सकते हैं, चाहे वो कार्बन कैप्चरिंग का बात हो, चाहे वो ग्रीन शिपिंग की बात
बात हो, ये सारे चीजों में इन्होंने, छोटे छोटे देश जरूर है लेकिन इनको छोटा मानना पूरी तरह भूल होगी। इन्होंने अपने देश को, अपने समाज को बहुत ही तरीके से संभाला है, बनाया है, और ये चाहते हैं, इनके अंदर इच्छा है कि दुनिया के अन्य देशों के साथ भी साझेदारी करके अपने जो ज्ञान है, अपनी जो क्षमता है, उसे साझा करे। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है पूरे दुनिया के लिए और भारत के लिए खास तौर पे, जो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तो आशा यही की जानी चाहिए। जी अखिलेश जी, प्रधानमंत्री ने कहा मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म की बात की, आवश्यकता की बात की, और प्रधानमंत्री कई मोर्चों पर, कई मंचों पर इस बात का जिक्र कर चुके हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र का मंच रहा हो, वहां से लेकर उसमें भी मल्टीलैटरल फोरम्स में रिफॉर्म की और बदलाव की बात करते रहे। लेकिन अर्जेंट शब्द का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है कि अब इसकी जरूरत है, इससे क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, जिस तरह सबसे ज्यादा संकट की स्थिति आती है उसी समय सबसे ज्यादा समाधान निकालने की जरूरत पड़ती है। और आज देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज दुनिया सबसे ज्यादा संकट में है। लगातार कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, उसके बाद रूस यूक्रेन का झगड़ा, उसके बाद गजा और इजराइल के बीच में लड़ाई, उसके बाद ये पूरा अमेरिका ईरान के बीच में लड़ाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद हो जाना, रेड सी की तरफ भी कई तरह से अड़चने आना, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार दुनिया के सामने चुनौतियां पेश करना, मनमानी नीतियां थोपना। तो ये सारी चीजें जो है निश्चित तौर पे एक बड़े संकट की ओर इशारा है। और इसीलिए जो नॉर्डिक समिट के जो सारे नेता थे शामिल, उन सब ने इस बात का जिक्र किया कि इंटरनेशनल ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है और नया इंटरनेशनल ऑर्डर बन नहीं पा रहा है। इसलिए भारत और नॉर्डिक मिलके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बातों से भी वो इको कर रहा है, वो प्रतिध्वनित हो रहा है, जो निश्चित तौर पे अंदर बैठक में सारी बातें होंगी और ये हुई होंगी। और उन्हीं बातों का रिफ्लेक्शन आ रहा था मंच पे जब 6 नेता बोल रहे थे। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि अर्जेंट रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि अभी जो पूरा यूनाइटेड नेशन का स्वरूप है, जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्वरूप है, वो पूरी तरह से एकांगी है, एक तरफा है, और उसमें जो ग्लोबल साउथ की आवाज नहीं है। और भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन के, भारत एक डिप्लोमेसी और डायलॉग के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने के लिए, समस्याओं से समाधान के लिए भारत लगातार इस बात की वकालत प्रयासरत है। और शायद इसीलिए भारत लगातार इस बात का जिक्र करता है कि तमाम देशों को मिलकर उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और आतंकवाद को लेकर भी ऋतु, क्योंकि इस शब्द का चयन, डबल स्टैंडर्ड, मतलब ये उस मंच से निकल के आना, क्योंकि अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद से लेकर तमाम परिभाषाओं के बीच में दुनिया बटी नजर आती है, लेकिन आतंकवाद पर कोई समझौता ना हो, कम से कम ये संदेश भी साफ निकल के आया। अगली पड़ाव की बात करते हैं ऋतु, क्योंकि प्रधानमंत्री का अब नॉर्वे के बाद में जो अगला पड़ाव होगा वो होगा इटली। और इटली, जो 5 देशों की प्रधानमंत्री की यात्रा शुरू हुई थी यूएई के साथ में, वो अंतिम पड़ाव के तौर पे इटली होगी। और इटली और भारत के संबंधों के लिहाज से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, भारत की इटली के साथ में किस प्रकार की एक विकास यात्रा रही, और यहाँ अभी मौजूदा वक्त से अब आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस पर हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह की रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर इटली आ रहे हैं और ये यात्रा इटली और भारत के बीच में रणनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता की अगर मुख्य एजेंडे की बात करें तो जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान को जमीन पर उतारने के लिए बात होगी। इस यात्रा के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों और क्षेत्रों पर विस्तृत रूप से चर्चा दोनों देशों के नेता कर सकते हैं। नंबर 1, निवेश और व्यापार। भारत और इटली के बीच में वर्तमान समय में करीब 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जो कारोबार है वो पहुंच गया है। दोनों देशों के नेता इसे और आगे बढ़ाने पर चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही भारत और यूरोपियन संघ के बीच चल रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इटली की भूमिका किस तरह की होगी, इस पर भी बात हो सकती है। नंबर 2, रक्षा और सुरक्षा सहयोग। भारत और इटली के बीच में जो रक्षा और सुरक्षा सहयोग है वो इस समय काफ़ी आगे है और दोनों देश रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार और विक्रेता के रिश्ते से आगे बढ़कर मेड इन इंडिया के तहत हथियारों और सैन्य उपकरणों और को प्रोडक्शन और जॉइंट रिसर्च पर जो ध्यान है वो अपना केंद्रित कर रहे हैं। तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर बात हो सकती है, जिसमें समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई में जो रणनीतिक सहयोग है वो किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, इस पर बात हो सकती है। तीसरे अगर हम पॉइंट की बात करें तो कनेक्टिविटी और आईमैक यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जो बात है वो हो सकती है।
इटली इस महत्वाकांक्षी आर्थिक कॉरिडोर का जो संस्थापक सदस्य है और मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उस तनाव में ये कॉरिडोर किस तरीके से तेज़ी से आगे काम कर सकता है, सुरक्षित लॉजिस्टिक चेन तैयार करने में दोनों देशों के नेताओं के बीच में इस पर गंभीर जो चर्चा है वो हो सकती है। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो क्लीन एनर्जी और इनोवेशन, जलवायु परिवर्तन से निपटने और नेट जीरो लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल्स के क्षेत्र में तकनीकी साझेदारी पर जो बात है वो हो सकती है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन और अंतरिक्ष अनुसंधान में किस तरीके से इनोवेशन को बढ़ा सकते हैं, इस पर भी जो बातचीत है वो दोनों मुल्क के जो नेता हैं वो कर सकते हैं। पांचवें पॉइंट की बात करें तो मोबिलिटी और स्किल पार्टनरशिप के तहत हमने देखा है कि भारत और इटली के बीच में पहले से ही मोबिलिटी समझौता है, जिसके तहत भारतीय पेशेवर और शोधकर्ता, उसके साथ साथ छात्र इटली में कानूनी रूप से काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके अवसरों को और कैसे सुगम किया जा सकता है, इस पर भी दोनों देशों के जो नेता हैं वो बातचीत कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के राष्ट्रपति से मुलाकात है वो भी करेंगे और उस मुलाकात में दोनों देशों के संबंधों को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इस पर भी बात हो सकती है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, रोम, इटली। तोरेन प्रधानमंत्री अब नॉर्वे से इटली के लिए रवाना होंगे। इटली 5 देशों की यात्रा में आखिरी पड़ाव होगा। विस्तार से नीरज ने बताया कि किस तरह से किन मुद्दों पर दोनों ही देशों के बीच में चर्चाएं होंगी। बिल्कुल, और निश्चित तौर से एक बड़ा एजेंडा भी है और प्रधानमंत्री की इस पूरी यात्रा को समग्रता के तौर पर देखा जाए तो दुनिया के साथ में भारत के एंगेजमेंट को बढ़ाने के तौर पर बेहद महत्वपूर्ण ये पड़ाव। विशेष इस कार्यक्रम में फिलहाल मेरे और मेरी सहयोगी ऋतु के साथ इतना ही, लेकिन ये खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद।